एंड आई डोंट लाइक दैट शिटी पर्सन। मुझे आदमी ही वो पसंद नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ बोला उसके लिए 3 स्टेट की पुलिस उसके घर पे आ जाए। सीजीआई ये गवई के ऊपर जो मैंने लिखा था उस पर नोएडा पुलिस के हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने यही समझाया कि भाई तुमको लग रहा है तुम क्रांतिकारी हो, मैं भी मानता हूं तुम क्रांतिकारी हो, लेकिन ये जुडिशरी जो है ना उस ट्रायल तक पहुंचने में ना तुमको 6 महीने लगवा देगी और 6 महीने तुम सड़ोगे और हमारी सारी क्रांति में घुस जाएगी। इसलिए अगर आप रामायण को एक बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हो और पूरे वैश्विक पटल पर आप उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और अगर आप अपने कल्चरल रिप्रेजेंटेशन को उसमें नहीं ला रहे हो, आप ये कोशिश करते हो कि जो दुनिया में कल्चर विद्यमान है उसको इसमें घुसा दो, तो भाई इट विल नॉट वर्क। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे एक चीज का डिसअपॉइंटमेंट हुआ है। किस चीज में? कि आपने हनुमान जयंती पे ये टीजर निकाला और हनुमान जी की उसमें झलक भी नहीं है। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं नहीं ये कि रामनवमी पे रिलीज कर देते तुम यार। नमित का बर्थडे था उस दिन। अच्छा, हे भगवान, क्या आदमी है, पागल आदमी है क्या? जो नमित मल्होत्रा जो रामायण लिख रहा है अपने आप को वाल्मीकि का बाप समझ के बैठा हुआ है। जो पॉलिटिशियन है ना, इसका एक मेन मकसद है कि चुनाव जीतना है। उसके चक्कर में भाई अंबेडकर भी बाप बनेंगे, उसके ये पेरियार भी, और वो सब होगा। बोल रहे तुष्टीकरण भी कर 50% कर दिए तुम, सब हम मानते हैं, मूर्ति भी खूब, हम लोग को लात काहे मार रहे हो साले। भाजपा के पास और संघ के पास कितना अच्छा अवसर था सावरकर को एस्टैब्लिश करने, कर ही नहीं पाए। इन्होंने क्या नहीं पर्पसफुली नहीं किया ना, क्योंकि उनको लगा यार ये तो कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करेगी हमारी ये वाली। यार सावरकर हार्डलाइनर था, उसको भाजपा सपोर्ट कर। हम लोग हार्डलाइनर नहीं है, हम लोग हार्डलाइनर नहीं है। बंगाल में या तो ये बुरी तरह से हारेंगे या बहुत अच्छे से जीतेंगे। अगर वो हुआ तब तो दे विल कीप पुशिंग दिस अम्बेडकर थिंग, क्योंकि उनका फिर लोकसभा भी स्ट्रांग हो जाएगा फिर। बट मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, कश्मीरों ने 600 करोड़ रुपए इकट्ठे करे और वो वहां जा ही नहीं पाया। आरबीआई ने रोक दिए, इनसे भी चले गए और वहां भी नहीं जा पाए। बोला कि आप हमारी दवाइयाँ खरीदो। ये आज़ादी के आंदोलन के लिए भीड़ जुटानी होती थी, पैसा जुटाना होता था, इनके गांवों से ज्यादा पैसा नहीं मिलता था। नहीं मिलता। खिलाफत के लिए साला गांव से इतना पैसा आ गया कि हम दंग रह गए ये देखकर। ये जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक 600 करोड़ कम नहीं होता यार। एक लीडर कैसे कह सकता है कि आज रात एक सिविलाइजेशन को हम खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। हाँ, और खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि नहीं एक रिजीम चेंज चाहिए। भाई कि तुम हो कौन? जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर से नोटों की जली हुई बोरियां मिली थी, उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है ताकि उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलता रहे। मुझे जब से मेरी झांक जल गई ये जब से मैंने ये पढ़ा है। चलो रेजर बची आप। क्या हो रहा है साला देश में? रेजर अबे यार साला चलिए आगे मित्रों नमस्कार। आज 61वां एपिसोड है भटके हुए युवा का, और आज हमारे पास 4-5 विषय हैं, जिसमें एक है रामायण का टीजर। उसमें सबकी हंसी छूट रही है, पता नहीं क्यों। अरे भाई इतना बढ़िया बनाया है, बहुत बढ़िया बनाया। नमित भाई रोज लिख रहे हैं ओम लिख करके जेपैक डाल रहे हैं, फिलॉसफी हो गई ना। जहाँ कोई डायरेक्टर ये ओम और ये लिख के समझे डीप फिलॉसफी है। बहुत सारे आदित्य धर ने भी स्टार्ट किया था ये। नहीं, आदित्य धर का तो बनता है, उसकी तो फिल्में 3000 करोड़ कमा रही है। साले तुमको गाली पड़ रही है। तुमने 3000 से 4000 लगाए हैं बस, अभी इन्वेस्ट ही कर रहे हो। वही और मुझे तो एट टाइम्स लगता है साला ब्लैक मनी को वाइट करने का तरीका उसने पहले भी किया है, दंगल में वही हुआ था। 387 से ऊपर तो बढ़ी नहीं पाई थी इंडिया के अंदर। इंडिया में 387, चाइना में 2000 करोड़, चाइना में वहां पहुंची बस। तो दंगल का डायरेक्टर सेम है ना। हाँ यही है। प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा थोड़े है, उसका डायरेक्टर सेम। नितेश तिवारी है। तो डायरेक्टर का पैसे से क्या लेना देना? बट डायरेक्टर उसने 2 फिल्में ठीक बनाई हैं, जैसे एक दंगल। नहीं, दंगल फिल्म अच्छी थी, दंगल बहुत छोरे भी अच्छी थी। फिर उसके बाद इसकी वो आई थी ना, कौन सी बदला, वो नहीं पता, बट नहीं उसकी बदला करके थी। वो भूतनाथ थी, उससे पहले बस इसकी थी भूतनाथ उसी की है। हाँ, इसी डायरेक्टर वरुण धवन और जानवी कपूर की कोई बदला करके फिल्म थी। नहीं, वरुण धवन का तो बदलापुर है, हुमा कुरैशी वाला तो है ही। तो एक तो ये टॉपिक है मित्रों। एक समय रैना का जो स्टिल अलाइव करके आया है, एक
स्टैंड अप उसका संभवतः 2 महीने पहले शूट हुआ था, बट उसमें जो उसने बोला है एक क्लिप को लेकर के बहुत बवाल क्या, जो डिविसिवनेस पहले थी वो आज भी है, अभी पूरा का पूरा इस बात पे है कि कश्मीरी हिंदुओं को 5% होने के बावजूद जो है वीर भोग्या वसुंधरा वहाँ करना चाहिए था, या जो है वो डर के मारे भाग गए। और ऐसा कहने वाले वो लोग हैं जिन्होंने आज तक संभवतः अपने घर के बाहर कदम नहीं रखा है तलवार भी हाथ में लेकर के। तो उस पर भी कि मेरा अप्रोच कितना सही है, मैंने जो लिखा या बाकी लोग जो लिख रहे हैं उस पर चर्चा होगी। और हम 2 भाइयों ने तो आज नीले रंग की पैंट पहन रखी है, तो आप समझ रहे होंगे कि जय भीम होने वाला है। तो अभी अंबेडकर जी को लेकर के एक अलग दीवानगी चल रही है, कुछ मतलब पता नहीं भीमिस्तान टाइप का नाम हो जाएगा देश का। यह है यूएस ईरान युद्ध को लेकर के, और कोई एक आध टॉपिक इधर उधर आ गया तो उस पर भी चर्चा हम लोग कर लेंगे। तो सर्वप्रथम रामायण के टीजर को लेके एक तरफ से आप लोगों की भाई जब मैंने वो पहली बार देखा ना, ऐसा हुआ कि फैन मेड बहुत बनते हैं और आजकल ना डिजिटल फॉक्स फायर करके और इस तरीके के चैनल बहुत सारे बन रखे हैं। एक ने चैनल का नाम बना रखा है टी सीरीज 5.7 मिलियन। अब मैं सोचता अरे यार 5.7 चल गया ये 12 घंटे में ही। अब वो साले का चैनल का नाम है वो। लेकिन मैंने देखा अरे नीचे तो 118 ही है व्यूज, बाद में देखने में आता है वो। बस मैंने क्लिक कर दिया तो कई सारी मैंने ऐसी चीज देख रखी थी ऑलरेडी। और उसमें क्या करते हैं, इधर उधर के डायलॉग जोड़ लेते हैं। अभी जैसे बॉबी देओल की एक नई फिल्म कोई आने वाली है, ऐसा इन्होंने घोषित कर दिया अपने साथ। और बॉबी देओल की 4-5 फिल्मों को मिला देंगे, फिर एआई मिला देंगे, कई सारे केजीएफ वेजीएफ के डायलॉग मिला देंगे और ये ट्रेलर बन गया। और वो मिलियंस में चलते भी हैं। मैंने इस पे भी क्लिक कर दिया एक बार को। अब वो जब पहला ही सीन आया तो मैंने कहा यार ये तो एआई मेड है, ये तो फैन मेड है, मैंने हटा दिया। खाली आदमी है, कुछ भी देखता। ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट मैंने अपनी जो हमारी कॉन कॉल होती है शाम को उसमें बोली थी। अब मैंने हटा दिया वो। फिर मैं ट्विटर पे गया, वैसे ही स्क्रॉल करते करते वहां आ रहा है ये नमित का भी डला हुआ है, उसका नीतीश का भी आ रखा है, और लोगों ने भी कर रखा है यार, ट्रेलर आ गया। फिर मैं वापस गया, फिर टीवी पे देखा मैंने उसको दोबारा। अब वो पूरा फैन मेड है। अब वो जितना भी चल रहा है वो एआई का ही लग रहा है, कहीं उसमें कोई रियलिटी है नहीं। बल्कि वो पहला जो आया था ना जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश दिखाए थे, उसमें थोड़ी सी झलक थी, वो अच्छा लगा था। भाई मैं माथा पीट कर आ गया। और बता है उसको उस टॉक्सिक से बाहर निकलने के लिए, टॉक्सिन से बाहर निकलने के लिए मुझे वाराणसी का दोबारा देखना पड़ा। टॉक्सिसिटी उससे बाहर निकलने के लिए मतलब इतना दिमाग खराब हो गया देखने के बाद, मुझे वाराणसी का वो दोबारा देखना पड़ा। वो जिसमें वो दिखाते हैं कि मतलब आइस एज था, फिर पानी, और फिर वो जो एक वो होता है हिप्पो, उसके मुंह में चला जाता है वो कैमरा, फिर जा करके फिर हनुमान जी का, और वो आता है ना पूरा कुंभकर्ण वाला सीन। और उसका म्यूजिक था, उसमें भी एक स्टोरी थी और उसका म्यूजिक स्पेशली नहीं, म्यूजिक इसका भी म्यूजिक हाँ उसका मुझे ज्यादा अच्छा लगा था। मुझे उसका म्यूजिक क्योंकि वो पहले सुना था, और ये तो क्योंकि लगी रहा था फैन मेड, तो उसमें थोड़ा सा वो भी आ रहा था। हाँ वो आता, हाँ पूर्वाग्रह था। अच्छा वो आता है जब वो राम बैठा हुआ होता है और वहां से वो जो म्यूजिक शुरू होता है ना रामायण वाला, वो थोड़ा सा लगा है कि भाई इसमें कुछ बात है। मैंने वो देखा फिर दोबारा जाके, तब जाके मेरे को शांति पड़ी। मैंने कहा ये तो बीच वाला ही सीक्वेंस है जो सिर्फ वो बीच में आता है ना, एकदम से थोड़ा सा फास्ट आता है। अगर आप उसको भी थोड़ा धीरे देखोगे तो आपको कुछ चीजें पता चलेंगी। कैसे धीरे देख लेंगे मुझे? वो आ रहा है गंडा सा उसके हाथ में एकदम यूं पकड़ लिया उसने, वो थोर का जैसे हाँ वो उसमें कई ऐसा बताया था, कंपैरिजन वाला निकाला कि भाई ये वही डार्क से लाइट में आ रहा है। भाई 10 मार्वल फिल्में देख लो, बन जाएगा, प्रॉम्प्ट से आप बना लोगे। उसमें एक शॉट मुझे खाली अच्छा लगा जब वो अयोध्या छोड़ते हुए जाता है, अरे डार्क वाला सीन है, एक्चुअली बहुत अच्छा, वो बहुत अच्छा शॉट वो है। लोग उसमें लग रहा है कि वो एक्टिंग एक्चुअल में कर रहा है। बाकी तो परशुराम जी का फरसा रेगिस्तान में पकड़ रहा है, एक तरफ स्नो कैप माउंटेन है, एक तरफ साला हरियाली है, बीच में यहाँ पे बालू भी ऐसा दिख रहा है ना कि वो ग्रीन स्क्रीन का बालू है। वो ऐसा लग रहा है जैसलमेर का वो। हाँ, और वो क्रीचर देख रहे हो वो जो यूं उठता है यूं, भाई वो कैसा बना रखा है इन लोगों ने। देवासुर संग्राम में मतलब देवताओं को ठंडी नहीं लग रही है, बाकियों को ठंडी लग रही है। वो कपड़े कैसे चमड़ा का सिलसिल के,
अरे राक्षस भी समृद्ध होते थे भाई, वो भी आभूषण पहन के लड़ने आते थे, रावण को वैसा देख तो लो आप हॉबिट यार। की तरह थोड़े था ये। हाँ एग्जैक्टली, मैं यही बात कहने वाला था कि जो हॉबिट और ये कौन सी सीरीज होती थी वो अपनी Lord of the Rings। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स हाँ, वगैरह, उस तरीके या के फिर बना हैरी रखे हैं। पॉटर, हाँ। ये आपने वहां से इंस्पिरेशन लेने की आवश्यकता ही नहीं थी वो ना। आदि पुरुष में हम यदि पहले ही आपको- नकार चुके हैं भाई। हाँ भाई, यदि आपको राक्षस बनाने हैं तो राक्षस ऐसे नहीं है कि आप उसमें हॉबिट और लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखकर कुछ बना दोगे, ठीक है। तो उसको उसकी एक्सेप्टेबिलिटी अब उसने तो बोल 600 दिया कि- करोड़ की आदि पुरुष के बजाय 4000 करोड़ की आदि पुरुष बना के भी कोई फायदा नहीं होगा। एक्चुअली में अगर क्या है आदि ना, पुरुष उस- चला 400 करोड़ की थी, वो व्यक्ति 400 करोड़ की हाँ थी। बस। हाँ वो व्यक्ति आज के डेट में खुद ही कह रहा है कि मैं तो एक ग्लोबल ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ। पर भाई अगर आप ग्लोबल ऑडियंस के लिए भी बना रहे हो ना, तो आप अपने कल्चरल रिप्रेजेंटेशन की सबसे बड़ी चीज़ दुनिया के सामने रख रहे हो, तो उसे अपने तरीके से रखोगे ना, या ग्लोबल पर्सपेक्टिव से रख दोगे। ग्लोबल साला वाले तुम लोग ना आज- 10-10 बार एवेंजर्स देख मुझे- चुके हैं। नहीं कुछ मुझे एक अलग बात निकाल बताओ, दो। वो क्या नाम थी, एकता कपूर। एकता कपूर टीवी पर महाभारत लेकर आई थी, उसमें भाई वो भीष्म पितामह, दुर्योधन, कर्ण, अर्जुन सब वो रोमन्स लग रहे थे, और एकदम हल्का ट्रिम किया हुआ दाढ़ी सब साला सेक्सी ऐसे था। 6 के 6 पैक एब्स होते थे उनके, ठीक है भाई, वो जमेगा ही नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही नहीं थे, बिल्कुल चीजल्ड एकदम, और सारा छिले छिले बाल, यहाँ से पूरी चेस्ट एकदम क्लीन शेव और करके पीछे पर्दे टांग रखे तो भाई कैसे जमेगा यार। तो अगर आप वो कोशिश करोगे तो यू विल फेल, ठीक है। अब और ये कितने एपिसोड बनाए थे इसने, 10? बहुत ज्यादा। इसका वो महाभारत शुरू हुई थी द्रौपदी के स्वयंवर से। इसकी महाभारत द्रौपदी के स्वयंवर से शुरू हुई थी, एकता कपूर वाली। तो आप देखिए जरा, उसमें जो पुरानी महाभारत थी उसके अंदर दुर्योधन की पर्सनालिटी को देखिए जरा, हाँ, वो तगड़ा नहीं लगता क्या? सभी की है, सभी की वो है। तगड़ा नहीं लगता? तगड़ा लगता है, आपने लेकिन यहाँ ये चला नहीं कि तुम सिक्स पैक और ये और वो करने के चक्कर बिना में क्या उसके भी बर्बादी तगड़ा कर दी? लगता है, और वो बुढ़ापे में तगड़ा लगता है। साला एग्जैक्टली, ऐसा है। अगर आप रामायण को एक बड़े पर्दे पर लेकर आ रहे हो और पूरे वैश्विक पटल पर आप उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हो, और अगर आप अपने कल्चरल रिप्रेजेंटेशन को उसमें नहीं ला रहे हो, आप ये कोशिश करते हो कि जो दुनिया में कल्चर विद्यमान है उसको इसमें घुसा दो, तो भाई इट विल नॉट वर्क। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप दुनिया को अपनी चीज दिखाते हो ना, वो तो वो चीज देख ही रहे हैं रोज, यस, उनके लिए तो 4 हाथ जिनके वो डीमन कंसीडर करते हैं, राइट। और तुम्हारे ब्रह्मा जी के 4 माथा है भाई। है, दुर्गा जी लास्ट में आएंगी उसमें, वो सहस्त्रबाहु जो आएगा उसमें, भाई सहस्त्रबाहु 1000 बाह वाला, तो उधर तो बोलेंगे कि मतलब हमारे जितने भगवान हैं, शिव जी के 3 आंखें हैं, वो तो बोलेगा ये तो वो है, क्या कहते हैं, राक्षस हो गया ना, इविल है, डीमन है ये। डीमन उस डीमन हिसाब बोलते से हैं। एक फिल्म आई थी पूरब और पश्चिम, मनोज कुमार की, वो तो हाँ है ना। हाँ उस फिल्म में जो सायरा बानो होती है, वो पश्चिम से इंडिया में आती है, और वो मनोज कुमार के रूम में घुसती है, घर में घुसती है। अब घर में घुसते ही वो घर के दीवार पे काली माता की तस्वीर टंगी होती है, तो जैसे ही वो माता की तस्वीर देखती है वो डर जाती है। उसके परसेप्शन में ये तो डीमन है, तो वो डर जाती है कि ये क्यों टांग रखा। तो ये वाली जो बात है वो उसमें दिखा भी रखी है। अब यहाँ पे ना जो हमें समझनी है, एक सीन है इस ट्रेलर में, जब वो अपने पिता की अस्थि विसर्जन करते हैं, राम जी, वो वीएफएक्स से बना रखा है, सीजीआई से बना रखा है ना। मतलब उनको नदी भी सालों को नहीं मिला, इस देश नहीं में मिली यार ये मेरे को बहुत और इरिटेट पता किया है इस वो चीज ने। नहीं देखना, वो नदी तक नहीं जा रही है, हाँ, वो यहीं कहीं हवा में यहीं यहीं कहीं कहीं उड़ जा रही उड़ है रही- वो। वो- अब एक बात बताओ, वो दोनों के दोनों सीन्स जिसमें एक तो एक जलप्रपात के सामने, जलप्रपात के सामने है भाई, ये बेसिक सीन है जलप्रपात माने वाटरफॉल, राइट। बस तो जो वो झरने के सामने का सीन है उसको भी आप रियल लोकेशन में जाकर, अब मैंने तो सुना है कि राजा मौली जो है वो अंटार्कटिका जा रहा है शूट के लिए। तुम और साला उसमें यहाँ पर बाहुबली में बनवास देखो ना के- कितना बड़ा बनाया, इस देश दिखाया वो, में और बिल्कुल ओरिजिनल। हर राज्य में एक नदी है, हाँ आप एक नदी नहीं ढूंढ पा रहे यार। और इसका फैसिनेशन पता है क्या है? नमित मल्होत्रा, जो जिसके नमित मल्होत्रा रामायण जो लिखा वही हुआ वही, हाँ, हाँ, है, इसका फैसिनेशन नमित मल्होत्रा है। नमित मल्होत्रा ओन्स अ कंपनी कॉल्ड डीनेग, डबल नेगेटिव। वो वीएफएक्स बनाने वाली कंपनी है। नमित मल्होत्रा क्यों कंपनी नहीं है? डीनेग तो 8 बार ऑस्कर मिला है उसको, हॉलीवुड की है कंपनी वो। आई थिंक उसने कुछ शेयर वेयर लिया उसके है शेयर हो सकता है नमित मल्होत्रा, नमित मल्होत्रा इज द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ डीनेग।
8 ऑस्कर उसको मिला हुआ है यार। है हाँ ऑलरेडी। हाँ, उसी की कंपनी। कोई इंडियन को फिरंगी नहीं मिल फिरंगी सकता है क्या? कंपनी जिसमें उसने कुछ शेयर मार लिया है। तो समझ रहे हो? ये नमित मल्होत्रा बेसिकली जो है, इसका फैसिनेशन है कि मैं सब कुछ स्टूडियो के अंदर कर दूंगा। आपको स्टूडियो से बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ स्टूडियो के अंदर होना चाहिए। स्टूडियो के अंदर वो हग रहा है बेसिकली, और ये कुछ नहीं कर रहा आज है। नहीं बोला इसने, आज से 20-30 साल पहले बोला, राजू चाचा वाजू चाचा के टाइम पे। उस टाइम पे आप पुरानी कोई भी फिल्म उठा के देख लो, हाँ। प्राइम करके एक नाम होता था वीएफएक्स स्टूडियो का, वो उसी का ही काम होता, वो इसी की कंपनी थी। तो 2 ही तो कंपनी थी, एक अजय देवगन की, एक शाहरुख खान की थी। नहीं, एक इसने इसकी शुरू भी किया थी? था। अच्छा। नमित मल्होत्रा बेसिकली वो आदमी है जो फैसिनेटेड, ऑब्सेस्ड है वीएफएक्स और इनसे। तो ये कहता है कि मैं आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, इसीलिए ना आपको झरना दिखा उसमें, और इसीलिए ना आपको नदी दिखी इसमें, और यही लोगों को बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है। वो जो रथ दिख रहा है वो इतना क्लीन रथ है, उसका टायर इतना क्लीन है कि वो एआई लगने लग गया है। एआई की ही मेरे को सबसे बड़ी समस्या लगी। इसमें क्या हुआ था कि जब मैंने देखा, अभी आपने जो बोला ना, मुझे लगा कि आप शायद मेरा जीवन जी रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि बहुत लोग हमारे जीवन जी रहे हैं। मैंने कमेंट में हमने देखा है ये बात। जो आपने कहा ना, जो आपने कहा कि मैंने फिर तो वो राजामौली का ट्रेलर देखा अपना थोड़ा ठीक करने के लिए दिमाग, मैंने भी किया। मैंने भी देखा वाराणसी का ट्रेलर, ऐसा नहीं, मैंने भी देखा। तो अब आप देखिए, इसके बाद दोबारा वाराणसी का देखा। वाह, वाराणसी के ट्रेलर के अंदर भी आपको दिखेगा रामायण का सीन दिखता है। मैंने कंपैरिजन लेकिन करने क्या- के लिए देखा, मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी ना, तो मैंने ये कंपैरिजन पूरा करने के ट्रेलर लिए। एक तरफ, आरआरआर का सिलुएट शॉट जो है जहाँ पे वो पहन के भाई ऐसे वो खींचता पूरी है, आदि पुरुष के ऊपर भारी है। वो एक दृश्य जो है ना इस पूरे ट्रेलर पे भारी है। हाँ यार इसमें ना अजीत पूरी भाई, आदि पुरुष पे भारी था भाई, 400 करोड़ की मूवी के ऊपर। आदिपुरुष तो झाड़ू बस वो अभी आप उसकी एंट्री देखिए, एंट्री। इसमें ना जो मेरा एक बहुत बड़ा पॉइंट है वो ये है कि राजामौली ने, आमिर खान ने 2 स्टेटमेंट्स हैं, एक आमिर खान की स्टेटमेंट है और एक राजामौली की स्टेटमेंट है। आमिर खान ने कहा था कि ये जो एपिक्स है ना, ये हमें फेल नहीं करेंगे, हम इन्हें फेल करेंगे मूवी बना के। अच्छा दूसरी स्टेटमेंट है राजामौली की कि मैं अभी इतना तैयार नहीं हूं हाँ कि मैं महाभारत महाभारत बना सकूं। मैं पहले आरआरआर, बाहुबली सीढ़ियाँ चढ़ूंगा। और बिल्कुल, ये बिल्कुल, वाराणसी और ऐसी ऐसी कई फिल्में बनाऊंगा, उसके बाद शायद मैं तैयार हो जाऊं महाभारत जैसा टॉपिक उठाने के लिए, तब मैं महाभारत बनाऊंगा। मतलब इससे विजनरी स्टेटमेंट। ठीक है, समझदार ये आदमी यही अगर कहेगा। अगर राजामौली तैयार नहीं है, छिछोरे बना के, दंगल बना के, आप तैयार कैसे हो गए? वो भी रामायण उठाने के एक लिए, इसमें उससे भी पुराना। एक और मुझे इसमें जो चीज़ लगती है एक्टर्स की एक्सेप्टेंस के बारे में, देखो मुझे लगता है कि आप एक जनरल कार्टून भी बना दोगे। अनुराग कश्यप ने हनुमान बनाई थी कि नहीं, कितनी सुंदर है वो। उसमें उसने प्रोपेगेंडा घुसाया है अपना, पर सुंदर है वो। प्रोपेगेंडा यार, बच्चों की फिल्म है, ठीक है। अब जब उतना हम घुस के वो करने लगे, डायलॉग्स अगर आप सुनोगे तो उसमें कहीं कहीं आपको प्रोपेगेंडा दिख जाएगा, अदरवाइज इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल फिल्म। तो बनाने वाला ना एक सिंपल कार्टून 2D एनिमेशन भी बनाएगा ना, तो उसमें डिज्नी वालों ने DEI के चक्कर में पूरा फ्रेंचाइजी की मार ली। सही बात है। कार्टून जो उनका हुआ करता था उसको काला हरा बनाने के चक्कर में आप देख लो कि जो वेस्ट का मतलब फील गुड और सोल मूवी टाइप का हुआ करता था, कितने रिइटरेशंस उसके बनते रहे हैं, लेकिन उसको अब कोई एक्सेप्टेंस नहीं, कोई देखना ही नहीं चाहता। तुम सब उसको सब काला, मतलब सब कुछ अश्वेत ही बन रहा है उस टाइप का। यहाँ पे नमित मल्होत्रा जैसों की समस्या ये है, जो मुझे लगता है जैसे BR चोपड़ा जब महाभारत बना रहे थे, उन्होंने किसी एस्टैब्लिश्ड एक्टर को नहीं लिया ना। उसमें एस्टैब्लिश्ड के नाम पे यदि थोड़ा बहुत लिया जाए तो मुकेश खन्ना, दारा सिंह नहीं थे महाभारत में, अच्छा, sorry, रामायण में थे वो। और दारा सिंह भी कोई एक्टर एस्टैब्लिश्ड उस तरह से नहीं थे, वो केवल पहलवान थे और हनुमान जिस जी का कारण रोल उनको- करते थे वो। हाँ, तो वो उस टाइप से था। तो जब नए चेहरों को लेते हो ना, तो दुनिया के लिए वो Fresh सब, लगते हैं। क्योंकि अरुण गोविल चेन स्मोकर है कि नहीं, पता नहीं था। टॉक्ड अबाउट इट। वो तो बाद में अभी पता चला जब उन्होंने नहीं खुद तो पहले- बताया। हाँ, जब खुद बताया उन्होंने। उसी तरह चाहे नीतीश भारद्वाज हो, भाई उनका तो कोई ये नो बिजनेस प्लेइंग कृष्णा, लेकिन उन्होंने जो प्ले किया है अनमैच्ड है। आज तक ऐसा कुछ आज तक कोई नहीं। बिल्कुल। जब
और अभी भी साला 360 पिक्सल वाला वीडियो हम लोग बैठ करके देखते हैं, उनका वही एक देखते हैं। स्टेटमेंट। हाँ, बिल्कुल एकदम सब निर्मोही। क्यों? क्योंकि एक क्लीन स्लेट के साथ डायरेक्टर जाना चाहता है। इसमें क्या है यार, स्टोरी तुम्हारे पास ऑलरेडी है रामायण की, चाहे वाल्मीकि रामायण लो या फिर मानस लो, उठा करके आप 3 घंटे में ना सही 4 घंटे में 2 पार्ट में आप जो है वो बनाना चाहो तो बना सकते हो। आदि पुरुष ने भी स्टोरी लाइन देखो, जहां से अटेम्प्ट किया था वो ठीक है, सीता हरण हुआ और उसका युद्ध आप दिखा रहे हो, यू कैन स्टिल कंबाइन मैनी थिंग अगर आपके पास विजन है। लेकिन वही है कि आप प्रत्यंचा खींच रहे हो, आपका ये मसल पे कोई तनाव तक नहीं है, इसका मतलब तुम चूतिया बना रहे हो। जी बिल्कुल। लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं इसके लिए। बॉडी एक फिल्म आई थी द आयरिशमैन, इसका क्या कहते हैं, अल पचिनो है, रॉबर्ट डी नीरो है, जो पेसी है, इसका आयरिशमैन स्कॉर्सेजी की मूवी है। उसमें क्या है कि इनको डी एज किया गया है एक्टर्स को। अच्छा, अब 70 साल का अल पचिनो हो गया है, तो 70 साल का अल पचिनो कुर्सी से जब उठेगा तो अलग तरह से उठेगा। बिल्कुल। वही 40 साल का अल पचिनो, वही कैरेक्टर कुर्सी से उठेगा, बिल्कुल अलग तरह से उठेगा। उसके लिए वो लोग करोड़ों रुपया पोस्चर के लिए सब पे खर्चा करते हैं, स्टडी करते हैं उसका, पुराना फिल्म में वो कैसे उठा करता था, फिर दिखाया जाता है कि आया कि नहीं वो वाला मूवमेंट। यहाँ पे अगर ऐसे खींचो, इसमें हम तीर और धनुष बना देंगे, बस बस तुम हवा में कर दो, हम बाद में बना देंगे। मतलब वही कल्कि में भी वो कुछ उठा रहा है ऐसे करके, सामान बड़ा हैवी सामान है, ऐसे करके उठा के रख दिया उसने। तो एज एन एक्टर और तुम्हारा कंट्रीब्यूशन क्या है? डायरेक्टर जो तुमको बोल रहा है वो तो ठीक है, बट उसके अलावा तुम क्या पुट आउट कर रहे हो? अपनी तुम तरफ से, अपना बिल्कुल। कॉस्ट्यूम कैसा पहने हो, कुछ जैसे वो जोकर था हेथ लेजर, उसमें वो जीभ फिराने वाला, वो बोला कि वो ड्राई हो जाता था तो हम ऐसे करने लगे, तो वो एक अलग तरह का साला मेनेसिंग मतलब एक मोमेंट आ जाता है, वो दिख ऐड करता है उसको, उसने कैच किया, उसने रख लिया। इसमें यही है कि एक तो रणवीर को लेकर के एक्टर बहुत अच्छा है वो, रणबीर, लेकिन हाँ जो भी रणवीर जो भी है, अब यहाँ एक तो ये वाली चीज हो गई, दूसरी जो आप बोल रहे हैं डीनेक का, मैं जब ट्रेलर ये टीजर देख रहा था उसमें डायरेक्टर के नाम से पहले डीनेक का नाम आता है। हाँ, मैं बोल ये कहाँ पे होता है भाई? ये तुम बता रहे हो कि फिर तुम क्या करना चाह रहे हो, और फिर बाद में जितना जो घालमेल है सो है इस पे। और किसी कुछ बोलना म्यूजिक पे? म्यूजिक इज ब्यूटीफुल। वो आपको ऐसा लगेगा कि शुरुआत पहली बार सुनोगे ये क्या म्यूजिक बना दिया, 2-4 बार सुनोगे तो वो आपके सिर पे चढ़ेगा। नहीं हम अच्छा तो म्यूजिक। रहमान ने अलाप दिया है ना उस टाइम पे वहां पे। अरे यार उधर वो अली मौला ने साला गा दे बीच में, वो जो मुझे तो ये भी डर लगता है। राम जी के जमाने में कोई टोपी वाला दिखवा दे, वो उसी ने गाया है वो। मेरे पीर का सदका तेरा दामन है। पता ही नहीं इसको ले क्यों रहे हैं, और ये कह रहा है कि मुझे काम नहीं मिल रहा, और इसको हर जगह काम मिल रहा है, और हर जगह काम मिल रहा है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट इसी को ही भैया है। बड़ा क्या छोटा होता भी है जा रहा है जब इसके पास। इंसान और को काम ऐसा रद्दी कर रहा है और वो काम आज। सारा रद्दी कर रहा है। काम कितने उसको साल गुरु से? तक करना था कर दिया हाँ, उसने, उसके बाद से मुझे आज तक कोई ऐसी ट्यून इसकी नहीं दिखी है जो बिल्कुल एकदम मैस्मराइज करे। ना ना, उससे ज्यादा अच्छा रांझण मुझे हिमेश ये- रेशमिया लगता है कई बार। रांझना में था इसका म्यूजिक, एक आधा गाना अच्छा था उसमें भी कोई। हाँ रांझना ठीक है, रांझना चलो एक्सेप्टेबल है, और but देन मतलब पहले इसकी पूरी Rockstar- एल्बम आप हाँ रॉकस्टार बढ़िया है, Rockstar album इसी का ही बढ़िया था। है। रॉकस्टार हाँ रॉकस्टार का तो अच्छा है। रॉकस्टार केम इन 2011। रॉकस्टार का तो अच्छा। हाँ नहीं रॉकस्टार अच्छा था नो डाउट। तो वो अरे है, अभी तो हर दूसरी मूवी में ए रहमान होता है, और ये कह रहा है कि मुझे काम नहीं मिल रहा है। उसको दिखाना नहीं हिंदू कितना टॉर्चर कर रहे हैं इसको, इतना टॉर्चर किए कि रामायण में उसको काम 4,000 हाँ, करोड़ के देखिए। बजट की मूवी में इसको लिया हाँ है। तब तो अरे मामूली बात नहीं है। हिंदू ने रामायण में ले लिए, ये बड़ी तो बात ये है ना, आप समझ रहे हो कि मुसलमान से काम करवा लिया रामायण में, आज चल साले। अभी देखिए इसमें जो मैं डिटेलिंग की बात कर रहा था ना, जैसे वाराणसी के ट्रेलर को हम देखते हैं तो उसमें जब वो रामायण का दृश्य आता है उसमें हनुमान जी जो हैं उनका पहला सीन दिखता है। हनुमान जी के हाथ में आप देखोगे एक वृक्ष है, ठीक है,
वो उसी तरीके से लड़ाई हुई है, उनको कोई गदा युद्ध नहीं किया है रामायण में उन्होंने। रामायण के युद्ध में गदा युद्ध वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बाद में आ गया कि हनुमान जी के हाथ में गदा है, अदरवाइज जो वानर सेना जो भी रही है वो गदा कहीं वृक्षों से, हाँ। चला ही नहीं है गदा, हनुमान जी ने चला देते भाई, एटलीस्ट युद्ध में नहीं चलाया उन्होंने। नहीं नहीं, कहीं है ही नहीं प्रमाण कि हनुमान जी ने गदा भांजा भी है। हाँ, हाँ, उन्होंने रावण से करा है। रावण को बायां हाथ एक मुक्का मारा ना, रावण बैठ गया, इसलिए रावण को बोले कि भाई तू पहले मार ले, मैं कहीं जोर से मार दूंगा तो रामायण न खत्म हो जाए, यही एंड हो जाए। तो ये सब चल रहा है। वो आप देखिए उसमें डिटेलिंग जो है ना, उसमें जो बॉडी पोस्चर्स वगैरह हैं, किस तरीके से खड़े हुए हैं, जंघाएं जो हैं, मतलब वो आपको रोमन नहीं लगेगा भाई, वो लगेगा कि कोई भारत में कोई शक्तिशाली पहलवान है। बात कर रहे हो? मैं वाराणसी की। हाँ, अब दूसरी तरफ कुंभकर्ण है, दूसरी तरफ आ रहा कुंभकर्ण, वो हाथ में उसके शिला है इतनी बड़ी, अच्छा, हाँ हाँ हाँ, है ना, और बीच में वो पिरामिड बनाकर, मैं सोच देखिए इसकी, भगवान राम उसके ऊपर खड़े हुए हैं, सोचिए मतलब, और वो पिरामिड भी ऐसे ऐसे हिल रहा है थोड़ा, हनुमान जी के पूंछ पर रथ चल रहा है, इमेजिनेशन की। अब ये देखिए सारा ना, आपको ऊपर से इस पूरे ट्रेलर के अंदर आप देखोगे ना, कभी हवन होता हुआ आपको दिख रहा है, वो हवन देखना आप कैसा, ऋषि जो बनाया है किस तरीके से बनाया है, कितना ओरिजिनल लग रहा है, सारी चीजें। शांभवी वो आती है, क्या आती है, उल्का पिंड होता है ना, शांभवी उल्का पिंड होता है, सारा बहुत ओरिजिनल आपको लगेगा कि हिंदू कल्चर से, इंडियन कल्चर से मिलती हुई चीजें आपको दिखेंगी इस तरीके की। लेकिन उसका रोमनाइज्ड वर्जन अगर आपको सामने दिखने लगा, साला ग्रीक कल को दिखा दो तुम, वही है ना, पसंद नहीं आएगा। इटली वाले दिखा रहे हैं कि हम लोग पिज्जा कैसे बनाते हैं और धनिया डाल दिए ताकि इंडियंस को सूटेबल लगे। अब साला तुम कल क्या को बात हुई यार, भगवान राम की नीली आंखें दिखा दोगे, वही नहीं जमेगा यार। मुझे लगता है वही जो NSD वाले हो या कोई ट्रेंड एक्टर्स ऐसे हो जिनका कोई फेस ना हो, ऐसे, और कास्टिंग करो भाई, बिल्कुल जैसे धुरंधर में कास्टिंग हुई है, बिल्कुल। स्क्रीन यार मुझे टेस्ट एक होना चीज समझ नहीं आई है इसमें, काजल अग्रवाल जो है वो मंदोदरी है और वो बना दिया सीता साई पल्लवी, जबकि दोनों को स्वैप कर देना। हाँ। नहीं, मंदोदरी वैसे अप्रतिम सुंदरी थी, नहीं मतलब थी, लेकिन अगर सीता के रूप में देखा जाए ना, तो एक ऐसा कैरेक्टर रखो। भारतीयों के नजरिए से अगर आप देखो, रामायण में जो लिखा हुआ है, देखो अभी क्या है ना, माता सीता से ज्यादा सुंदर नहीं थी। बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई हैं जो भारतीय एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे अभी आज की डेट में। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसी नहीं कर चीजें है ना, उस पे वो हो नहीं पाएगा, वो हम यहाँ पर बोल भी नहीं सकते, हो जाएगी, तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस चीज को। अब यहाँ पे विजन ये है कि हमारे नजरिए से अगर देखोगे तो मंदोदरी से ज्यादा सुंदर सीता माँ ही हैं। ये आपको करना ही पड़ेगा। अनडिस्प्यूटेड कैरेक्टर ही इनको लेना चाहिए, जैसे साई पल्लवी है, तो उसमें डिस्प्यूट है, उसकी बातों में डिस्प्यूट है, उसके कमेंट्स सबके ऊपर है, मेरे को लेकिन काजल अग्रवाल उसमें बहुत रणबीर के ऊपर भी है, फिर वो तो नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, दिक्कत है ना, वो तो है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा करना है तो यू विल हैव टू गो विद क्लीन स्लेट कि भाई हमें एकदम नए लड़के। और यार सुंदरता इतनी वो सब्जेक्टिव टाइप की चीज है ना कि आपको नई लड़की आप ले लो ना, सारा नहीं ले लो, बहुतों को सुंदर जो है वो लग ही रही है, सारा अर्जुन, अदरवाइज बहुत। मैं ये नहीं कर रहा हूँ उसको सीता माता का या वो रोल दे, बट जब रूपा गांगुली को लिया गया होगा या फिर जो रूपा गांगुली नहीं सीता का किया था, नहीं वो तो द्रौपदी का किया था, सीता जी का किसी जिसने भी किया था, बट सीता जी उसमें अप्रतिम सुंदरी, हाँ अप्रतिम सुंदरी नहीं है वो, नहीं है, बट वो जो होमलीनेस है ना, उनका एक कामनेस जो है उनके चेहरे पे, दैट रिफ्लेक्ट्स, उससे पता चलता है। मे भी मुझे देखो, मेरा मानना ये है कि हो सकता है कि अब ये जो मेकअप शेकअप करते हैं उससे वो सुंदर बना देते हैं उस तरीके से। आई डोंट नो कि अब कैसी लगेगी, कैसा लुक आएगा, कैसा क्या, बट मैंने इसकी 1-2 फिल्में देखी हैं। क्या नाम है इस लड़की का? एक्टिंग तो अच्छी है साई पल्लवी की। साई पल्लवी तो वो एटलीस्ट मतलब मैंने उसके 1-2 गाने 1-2 फिल्में देखी हैं, वो अपने एक्ट को ग्रेसफुली निकाल लेती है। नहीं, एक्टर वो अच्छी है, एक्टर अच्छी है। इसमें अभी एक फिल्म आई थी ना द्विशेष वाली, वो मुंबई 26/11 के ऊपर जो बना है, हाँ अच्छी फिल्म है, अच्छी फिल्म है। वो उन्नी कृष्णन जो थे उनके लाइफ के, हाँ मेजर जो मेजर नहीं थी वो, हाँ मेजर फिल्म, अरे मेजर ही है।
तो उसमें तो उसमें नहीं, उसमें डाउट नहीं है। मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि लोग खोट निकालने लगते हैं ना। डिस्प्यूट ऐसे में है जिसके साथ जुड़ा हुआ। आप जो बात कर रहे थे ना कि रणबीर के साथ में है, पहले था, लेकिन एनिमल के बाद में क्या हुआ कि बहुत बड़े तबके में एनिमल के बाद रणबीर की Acceptance बढ़ गई। एक्सेप्टेंस बढ़ी है। मेजर नहीं है, ठीक है, मेजर ही है। आमरन है, आमरन यार- कृष्णन में तो मेजर है। उन्नी कृष्ण, बट उसमें साई पल्लवी नहीं है। तो आमरन में है क्या? अमरन है, अमरन हाँ, अमरन में। अमरन, सॉरी, हाँ, वो वाला था। मैं वही कहूँगा, मेजर और आमरन में। लेकिन साई पल्लवी की छवि उस तरीके से नहीं सुधरी है जिस तरीके से इसने तो कर लिया। इसमें तो अभी ऑफ लेट ही दिए ना। भाई कोई ना कोई उस पे हमेशा, मतलब वही है ना कि जब घर ढूंढ दिल ढूंढा, क्या है आपनो मुझसे बुरा न कोई, बुरा जो देखन में। चलो भाई कौन है, कमेंट कौन करके clean बताओ है? भाई कि अगर दो ही हमारे पास में दो ही वो लोग हैं तो उनमें से साई पल्लवी को रखा जाना चाहिए या फिर काजल अग्रवाल को? लोग कमेंट करके मैं बता आपको दें। एक सच्चाई बताऊं, देखिए क्या होता है कि जैसे अब अगर हम धुरंधर फिल्म की भी बात करते हैं तो उससे पहले रणवीर सिंह ने किस प्रकार का स्टेटमेंट दिया था कांतारा पर, और वो पूरे एक क्षेत्र विशेष, या फिर अगर उसको ग्राम देवता से जोड़ के देखा जाए तो वो पूरे भारत में ही ग्राम देवता होते हैं, ठीक है। वहां पर भाई उसने तुरंत माफी मांग ली, उसने मॉक, उसने तुरंत के तुरंत ही कर माफी दिया मांगना सारा वाला अलग सीन होता है। वो एक उसने मॉक कर दिया था और बिल्कुल फिल्म से पहले किया था। अब क्या था, अगर धुरंधर अच्छी नहीं होती ओ भाई हाँ, तो फिल्म तो फ्लॉप। ओपनिंग नहीं थी अच्छी, फिर माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छी हुई है, यार वो तब जा actually करके हुआ है में, सब कुछ। नहीं वो तो ठीक है। अब क्या होता है ना, उन्होंने उस तरीके की पब्लिसिटी की भी नहीं थी। हम खुद ही कह रहे थे इस बात को कि पब्लिसिटी कहाँ है भाई आपकी, हम खुद कह रहे थे ना नहीं इस ना, बात। उसका टीजर जब आया ना भाई, हाँ। टीजर आया तो भाई इतना अच्छा, मुझे लगता है दोनों फिल्म, दोनों का ट्रेलर अगर कंपेयर करना है, टीजर ऐसा धमाकेदार काटा था उसने, यामी गौतम के भाई ने। मुझे नहीं लगता है कि बहुत लंबे समय में मैंने इतना बढ़िया कटा हुआ टीजर इस तरह की फिल्म के लिए। पूरा एंटरटेनमेंट लिया आपने, और क्या नाम, जो स्टोरी का कुछ पता नहीं लग पाया। बहुत से टीजर ऐसे बनाते साले पूरी फिल्म पता लग जाती है। मुझे एक चीज का डिसअपॉइंटमेंट हुआ है किस चीज में? कि आपने हनुमान जयंती पे ये टीजर निकाला और हनुमान जी की उसमें झलक भी नहीं है। इसीलिए तो लोग कह रहे हैं नहीं ये कि रामनवमी पे रिलीज कर देते तुम यार। रामनवमी का इनका टारगेट था कि रामनवमी पे रिलीज करेंगे। हाँ। अब रामनवमी तक ये बना नहीं। अब हनुमान जन्मोत्सव आ गया, बहुत कमेंट्स आ जाएंगे। हाँ। हनुमान जन्मोत्सव आ गया, तो अब इनको लगा कि यार इसके बाद अगला तो बहुत दिनों के बाद आएगा, वैसे ही लोग अगला कुछ भी आएगा, तीज आएगी अब तो। हाँ। अब और कुछ है ही नहीं। हाँ। ठीक है, अब कब करें, और रामायण से रिलेटेड तीज भी नहीं है। हाँ। कब करेंगे, दशहरे पे, हाँ। दिवाली पे फिल्म ही रिलीज आएगी। करनी है। नहीं कर देते, भगवान राम ने भी तीज मनाई होगी कभी तो उससे रिलेट कर देते। वैसे टीजर इतना जल्दी रिलीज करने का कोई मतलब नहीं है। हाँ, नहीं, ये फर्स्ट लुक बोल रहा है Announcement यदि होता है ना फर्स्ट तो वो लुक कर बोल दो रहे हैं, आप। कोई कुछ दिवाली बोल में रहा है। यदि आपको करना है, नॉर्मल होता है टीजर। यार वाराणसी ने किया ना, तो इनको भी लगा के हम भी कर देते हैं कुछ। वाराणसी वही रिवील टाइप का था, हाँ। उसको आप वो नेम रिवील था। ये तो रिवील, नेम रिवील ऐसा था भाई जिसके बारे में हम इतनी बात करते हैं। हाँ। नमित का बर्थडे था उस दिन। अच्छा। हे भगवान, क्या आदमी है। पागल आदमी है क्या? जो नमित मल्होत्रा रामायण लिख रहा है, अपने आप को वाल्मीकि का बाप समझ के बैठा हुआ है, तो वो इस तरह की चीज का, फिर तो भाई रहने दो, अगले टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। अब खुद ही बर्थडे पे साले चल रिलीज पड़ो। कर रहे हैं, अपने बर्थडे पे। हम तो जन्मोत्सव की बात कर रहे थे। बताओ यार। ये तो अपना मनवा लिया, देख लो। इसने अपना ही अपना जन्मोत्सव बना इसीलिए लिया। उसने उसमें हनुमान जी ना दिखा करके अपना नाम दिखाया है, मैं हूँ। साला मतलब लोगों को इतना क्रेज होता है कि अपने बर्थडे का। हमें तो साला कोई हैप्पी बर्थडे बोलता है ना तब भी मेरे को क्या है, हमें तो 30-32 के बाद ही, न 30 छोड़ दो, जब गुरुकुल गया मैं 27 की उम्र में, तब बड़ा से हमारा अजीब हो गया। भाई हमें स्कूल में भी नहीं था, सही बताऊं तो। हाँ नहीं था, हमने कभी, हमने हमारे गांव में कभी केक वेक नहीं मुझे कटे, 10th पर याद रहना बंद हो गया था उसके बाद में, 27 के बाद तो। मुझे 10th 11th तक अपना बर्थडे पता ही नहीं था। सर्टिफिकेट में जो डला हुआ था 10वीं 11वीं तक मेरी माँ लिखी नहीं, उतनी पढ़ी लिखी थी नहीं, और गांव में कौन याद रखता है सब। बोलेंगे बाढ़ आया था उस साल पैदा हुए थे तुम। अब बाढ़ खोजते रहो, हर कब साल आया था, आती है। कई बार आ चुका है भाई बाढ़। फिर पता चला किसी फुआ ने नोट करके रखा होता, पता चला उसके बाद से। लेकिन यार बुढ़ापे में बर्थडे कौन मनाता है? लेकिन ठीक है, अभी घर में हमारे जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा शौक है, उनको भी थोड़े दिनों में वो दोस्त यार के घर जाते हैं इस तरह से, इसीलिए तो होता है ठीक बस। है। आगे बढ़ते हैं, मैं तो समय रहने वाला लेने वाला था। अभी एक ताज़ा समाचार जो मिला है, जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर से नोटों की जली हुई बोरियां मिली थी, जी।
उन्होंने इम्पीचमेंट से पहले जो है त्यागपत्र दे दिया है, ताकि उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलता रहे। यानी कि उनको पता इससे तो है। पहले भी 2-3 जजों ने ये रास्ता अपनाया हुआ है। मैं थोड़ा इस पे आप लोग की प्रतिक्रिया, मेरी प्रतिक्रिया तो पूरी दुनिया जानती है। नहीं, हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं। नहीं, मैं कि हम टैक्स पेयर एक करप्ट आदमी जो हम जानते हैं करप्ट है, वो इस्तीफा दे रहा है, इसका मतलब ही है हाँ। कि इज ब्लडी करप्ट। He knows the नहीं thing तो कि- क्यों इस्तीफा देगा भाई? बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी ऐसे पद आरोप से- लगा है तुम पे इलाहाबाद हाई कोर्ट में, बढ़िया आप सुप्रीम कोर्ट के जज तुम बनते भाई कुछ दिनों में, अगर चंचूर बचे रहते तो। हाँ। लेकिन चंचूर जी स्वयं रिटायर हो गए हैं और एक आध दो का जमीर मुझे लगता है जिंदा है सुप्रीम कोर्ट में। तो फाइनली इसने जो किया, ये हमारे देश में मुझे लगता है कि इस तरह की नीति कि हम टैक्स पेयर ये जानते हुए कि ये भ्रष्ट आदमी है, उसको गाड़ी, बंगला, नौकर, रिटायरमेंट का पेंशन सब कुछ मिलता रहेगा, ये क्या व्यवस्था है भाई? और इतना ही नहीं होता है, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे आम आदमी होते हैं उनकी तो बहुत जांच भी होती है, इनका तो ये है कि इनका वर्षों वर्षों तक ये सिंडिकेट भी चलता रहता है। हाँ। और उसके बावजूद कुछ नहीं पता लगता है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला व्यक्ति होगा, ऐसे सैकड़ों लोग होंगे। वो तो अच्छा हुआ कि देव योग से उसके घर में आग लग गई और ये सारी चीजें हम तक पता लग गई, नहीं तो इतने कॉन्फिडेंट और इतने निडर हैं ये लोग कि अपने घरों के अंदर इस तरीके से अपना सामान वगैरह रखते हैं, नोटों की बोरियां भी भर कर रखते हैं, नौकरों चाकरों को भी पता रहता है। हाँ। मतलब इतने कॉन्फिडेंट है कि हमारा कुछ नहीं होगा, हमारा तो कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता। और अभी भी आप देख लो ना, जब ये जली थी उससे लेकर के और जब तक लोगों ने खूब ही डंडा ना कर दिया, तब तक आप देख लो प्रमोशन हो रहा था बंदे का। उनको लग रहा था कि ये क्या है, ये हमारे नहीं, लिए बहुत क्योंकि easy वो है चीजें। व्यवस्था ही ऐसी बनाई जा चुकी है ना, जिसके अंदर इस टाइप की, क्योंकि ऊपर से नीचे तक सब ऐसा ही चल रहा है और वर्षों से ऐसा ही चल रहा है। सबको पता है। सबने इसको एक व्यवस्था मान लिया। सिस्टम है ये। और इवन हम सिर्फ न्यायपालिका की ही क्यों बात करें, आप एक बेसिक पार्षद लेवल से आप लगा लीजिए, अनटिल एंड अनलेस कोई व्यक्ति विचारधारा से अपनी ही प्रेरित होकर कुछ अच्छा ना करना चाहे, जैसे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे। मैं भी देख रहा था, कोई सरपंच है हरियाणा के अंदर, भाई उसने अपने गांव को ऐसा बना दिया जैसे उसको देख के लगता है चंडीगढ़ में आ रहे हो आप। इस तरीके का एग्जाम्पल भी मिलेगा आपको। तो वो विचारधारा से प्रेरित है कि भाई मुझे ऐसा काम करना है अपने गाँव में। अदरवाइज भाई मैं गया, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मैं आज से ये 2008-9 की बात होगी, जब मैं गांव में जाता था तो भारत स्वाभिमान वगैरह चल रहा था, उस समय की बात है। तो गांव में जाता था, मैं एक सरपंच के पास गया, मैंने कहा कि मुझे गांव के लोगों से बात करनी है और वो सारी चीजें। भाई सरपंच का हाल ये था, अभी नया नया सरपंच बना था, उसके पास अपना घर भी नहीं था ढंग का, ठीक ठाक जैसे गाँव में घर बना के रहता आदमी। विद इन 2 मंथ्स उसने 3 मंजिल की अपनी कोठी खड़ी कर दी थी और वो ऐसा देखने में लग रहा था जैसे पता नहीं आप व्हाइट हाउस में आ गए हो। इतना बड़ा एक घर बना दिया था उसने भाई। कुछ महीनों के अंदर। उसको जो इनिशियल फंड्स वगैरह जो भी मिले हो या जो भी उसका क्या होता है ना, सिर्फ ये फंड्स तो एक कहने की बातें होती हैं। सरपंच का पद अपने आप में होता है कि आपका एक रसूख हो जाता है, आपकी चीज़ें हो जाती हैं, आपसे लोग मिलते हैं, उसके थ्रू भी आप कमाते हो। तो उस बंदे ने कुछ महीनों के अंदर ऐसा काम कर दिया था, 3-6 महीने जितने भी होंगे। तो ये क्या होता है कि बंदे के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अब आप किसी भी पद पे ले लीजिए, चाहे न्यायपालिका के अंदर तो फिर क्वेश्चन पूछने वाला ही कोई नहीं है ना। बिल्कुल 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 ठीक है, इनके वही ऊपर तो सवाल पूछता है, राइट सबसे, राइट, उससे कौन पूछेगा? आप उनसे कह दो कि भाई आप ये करप्शन का चार्जेस हैं, ये हैं वो हैं, सवाल पूछने वाला उनसे कोई है ही नहीं भाई, उन पे क्या करोगे आप? अपनिच भगवान है उनका, तो वैसा लेवल हो चुका है। ऊपर से सरकारों का क्या हाल है भैया, क्या आप न्यायपालिका के ऊपर जरा से सवाल खड़े कर दो। अभी वो 8th क्लास के उसमें सिलेबस में आया था, क्या आया था कि न्यायपालिका के ऊपर जरा सा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा और सरकार एकदम दंडवत हो जाती है। बिल्कुल हो गई। तो ये हाल है मेरे हिसाब से। अब इसका क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन भाई संविधान के अनुसार ही होना चाहिए कि न्यायपालिका भी संविधान के आगे नतमस्तक होगी। नहीं, वो पब्लिक सर्वेंट है, उनके ऊपर इंक्वायरी बैठे और रिकवर हो, ये पैसा कहाँ से है। आप त्याग पत्र दे करके गायब नहीं हो सकते कि नहीं नहीं न्यायपालिका गर्मा गिर जाए। भाई गिरी हुई है तुम्हारी गरिमा। भाई ये तो मजे की बात है ना। आपने हजारों करोड़ सैकड़ों करोड़ जितना भी लिया हो, लेके कमाओ, गायब हो गया, आप तो एंजॉय करो उसके बाद। ये सब जो है ना, ये फिक्सर के रूप में काम करते हैं नेताओं के। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है कि हर कोई ना लूप होल निकालने की कोशिश करता है, कहीं से भी एक लूप होल निकल जाए।
सिमिलरली यूपीएससी में होता है, आईएएस वाईएएस बनते हैं, वो क्या होता है कि सपोज करो एक एससी लड़का है या ओबीसी है, ओबीसी में ही होता है ये वैसे तो ओबीसी है कोई, और वहाँ पे बाप आईएएस बन गया। अब बेटा कह रहा है कि देखो पापा ऐसा है कि मैं पढ़ के तो नहीं निकाल पाऊंगा, ओबीसी कोटा अब आपको मिल गया तो मुझे मिलेगा नहीं, तो इस केस में क्या कर सकते हैं, कुछ देखो। तो पापा क्या करते हैं, पहले रिटायर हो जाते हैं, 2 साल पहले अपनी रिटायरमेंट दे देते हैं। अब लॉ, हाँ, ये विकास दिव्य कीर्ति बता रहा था। अब ये लॉ क्या है, लॉ ये है कि भैया आप अगर आपका बाप रिटायर्ड है, उस समय कोई यूपीएससी के उस अधिकारी आईएएस नहीं है, तो आप बन सकते हो, आपको ओबीसी का कैटेगरी मिल जाएगी। तो लूप होल निकालने वाली बात थी, लूप होल निकाल लिया। ऐसे ही वर्मा जी ने किया, लूप होल निकालने वाली बात थी, निकाल लिया। नहीं, वर्मा ने लूप होल क्या निकाला, हमारी जुडिशरी ने वो क्रिएट किया हुआ कर दिया। राइट। ऐसे ही मुझे याद है कोई महिला जज थी, कोई जोशी करके थी, उसने इसी तरह का उटपटांग कोई जजमेंट पैसा लेकर के दिया था। और एक जजमेंट थोड़े आप पैसा लेके देते हो, ये तो आदत है, हर जजमेंट उसके बाद पैसा लेके देते हो। तो उस पे जब चला तो फिर उसको बोला गया कि आप रिटायर हो जाओ, आप नहीं तो हम इम्पीचमेंट चलेगा, ये सब जो है, आप रिटायर हो जाओ, अपनी सैलरी बढ़िया आधी मिल रही है। उसके बाद ये यशवंत वर्मा को किसी कमेटी में ये लोग सेट कर देंगे। रिटायर्ड जज ही तो सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करता है ना कि जितने आपके जज लोग रिटायर होते हैं, आप 3 आदमी इस कमेटी में चले जाओ। खुद ही कुछ नहीं होता रहता है, बोलते हैं कि इस पे कमेटी बना दीजिए, रिटायर्ड जज जो है उसको हेड करेंगे। तो वो इनका बढ़िया सिस्टम चला हुआ है, कुछ नहीं होता है। आप मतलब यार, कैश जलता हुआ मिलने से अधिक और इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस क्या हो सकता है। और आदमी रिटायरमेंट ले रहा है अपना अर्ली। उसने क्या बोला था उसने, किसने? जब ये जल गया था तो वर्मा ने कुछ बोला था ना, वो बोला था नहीं, वो तो मेरे सर्वेंट क्वार्टर है, मेरे घर का हिस्सा ही नहीं है वो। हाँ। बताओ, सर्वेंट के चक्कर में बेचारे को रिजाइन करना पड़ गया। सर्वेंट के पास मार। बताओ, नौकर साला जजों के इतना पैसा इतना पैसा तो तुम्हारा कहाँ है फिर? जज साहब को फंसाने के लिए किया गया। अब बेचारा हम साला एक ऑफिस नहीं ले पा रहे इतने दिन में। जुडिशरी वो मतलब परेशान होगी सब। अच्छा, ये लोग फिर जैसे लालू वालू हो गए, कितना बड़ा बड़ा घोटाला करते हैं, फिर इनकी अदालत में आते हैं, है ना, इनके दरबार में आते हैं कि भाई हम लोग सोचते हैं कि इनके साथ अब हमारे साथ न्याय होगा, कि जो टैक्स पेयर का पैसा चारा घोटाला, इस घोटाला उस घोटाले में खाया गया, तो अब इनको सजा मिलेगी। पर अब पता लग रहा है कि साले वो क्यों बाहर ही मिलते हैं हमेशा। वो हमेशा जो कहते हैं ना कि हमें जुडिशरी पे भरोसा है, न्याय पे भरोसा है, उनका भरोसा न्याय पे नहीं होता। उनका होता है कि भाई हम पैसा दे देंगे तो हमारे साथ न्याय हो जाए। बस उनका भरोसा इस बात पे होता है। वो जब कहते हैं कि जज भी तो कहता होगा ना 2000 करोड़ का किया है, सलमान खान अभी तक जेल में क्यों नहीं है बताओ। नहीं, जज भी तो कहता होगा ना भाई 2000 करोड़ का तूने घोटाला कर लिया, 1000 मुझे दे दे। अपने दोनों भाई जो है 1000 तो ज्यादा होता है, 100 करोड़ दे दो भाई। नहीं तो एक जस्टिस अल्तमस कबीर थे, उन्होंने नीट के जजमेंट में क्या क्या लास्ट दिन जाके आप देख लीजिए। उनसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही पलटा था, वो आदमी जाते जाते पलट के गया। फिर उसके बाद संभवतः चंद्रचूड़ या जो भी एक जज की बेंच है, उसने फिर से पलटा उसको। भाई एक ही कोर्ट 3 जजमेंट कैसे दे सकती है अलग अलग टाइम पे भाई, और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे तो लग रहा है मैं माँ बहन आज कर दूंगा, मैं शॉर्ट्स बनाऊंगा इस पे। मैं पता नहीं कैसे कंट्रोल करके बैठा हुआ अभी। समझ सकते हैं। मुझे जब से मेरी झांक जल गई ये जब से मैंने ये पढ़ा है। चलो, रेजर बच गया। क्या हो रहा है साला देश में? रेजर अबे यार चलिए आगे चल। रेजर तो ऐसे ब्लेड बच गया ना, बोलिए। रेजर बच गया। अरे वो जिलेट वाला बोल रहे हैं, जिलेट वाले से वो तो ना यूज एंड थ्रो वाला, लिखो फेंको वाला जो होता है। अच्छा पर लेट्स नॉट गेट इनटू द डिटेल्स व्हाई यूज दैट, व्हाई नॉट यूज समथिंग एल्स, है ना। उस पे अरे फोन वही रख रखा है तो भाई जलेंगी ना, अब तो वही रखा पड़ा है।
देख लो वहीं रख कर पड़ा है। तो मैं सोच रहा था, मैंने कहा जल गई होंगी, इन्होंने बोल ही दिया। डिटेल में ही जा रहे हो आप, रहने दो। अगले पे चलते हैं, समय रहना वाला जो इशू हुआ। समय रहते समय रहना पे चल पड़ी है। समय रहना, तो उसमें जो है हमने देखा कि एक तो जब रणवीर अलाहाबादिया वाला केस हुआ था, उस पर भी मेरा स्टैंस ये था कि जोक बहुत दो कौड़ी का है, एंड आई डोंट लाइक दैट शिटी पर्सन। मुझे आदमी ही वो पसंद नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उसने कुछ बोला उसके लिए 3 स्टेट की पुलिस उसके घर पे आ जाए। ये न केवल मैंने एक नागरिक के तौर पे बोला, बल्कि मैं स्वयं उसी बिजनेस ऑफ एक्सप्रेशन में हूँ, मैं उसी अभिव्यक्ति के व्यवसाय में हूँ। हमारे ऊपर भी, आप लोग के ऊपर कितना हुआ नहीं पता, मेरे ऊपर 8-9 एफआईआर आज के डेट में चल रही है, निरस्त एक भी नहीं हुआ है। जब सरकार पलटेगी वो खुलेगा एफआईआर, बिना काम का खुलेगा, और मैं एड़ियाँ घसता रहूँगा, ये मैं जानता हूँ। तो मुझे वो रियलाइजेशन है कि एक एफआईआर से आदमी मेंटली कितना परेशान हो जाता है, और वो एफआईआर इट वोंट स्टैंड स्क्रूटनी ऑफ लॉ। कोर्ट में एक भी ऐसा एफआईआर नहीं टिकता, परंतु कोर्ट का तो नहीं, पर वो प्रोसेस जो होगा ना वही हाँ, आपके लिए दंड का काम करेगा। जान ले लगा। मुझे जो नोएडा पुलिस ने सीजेआई ये गवई के ऊपर जो मैंने लिखा था, उस पर नोएडा पुलिस के जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे, उन्होंने यही समझाया कि भाई तुमको लग रहा है तुम क्रांतिकारी हो, मैं भी मानता हूं तुम क्रांतिकारी हो, लेकिन ये जुडिशरी जो है ना, तुमने चीफ जस्टिस के ऊपर ये लिखा है, भले यदि करके वर्डिंग पे तुम, हो सकता है कि तुम्हें ट्रायल मिले, तुम डिफेंड भी कर लोगे अपने आप को, लेकिन उस ट्रायल तक पहुंचने में ना तुमको 6 महीने लगवा देगी, और 6 महीने तुम सड़ोगे, और उस पुलिस ऑफिसर को जेल में हमेशा आएगा कि इसको पेल करके रखो, तो तुम्हारी सारी क्रांति में घुस जाएगी। तो ये मत करो, बड़ा भाई हूं, मैं समझा रहा हूं, ये कह के मुझे जो है उन्होंने बताया था। तो समय रैना ने, खैर वो तो इशू ही अलग हो गया, उस पर हमें जो बोलना था हमने बोला। अभी उसने एक बात बोली कि कश्मीर में जब हम जानते हैं कि वन फाइट इज नॉट फेयर, कि जब हम 5% हो 95% वो हो, और यहाँ पे उसने वही है कि उदाहरण ये दिया कि मैं जानता हूँ कि 3 राज्य की पुलिस छोड़ो, 1 राज्य की पुलिस, 1 मुख्यमंत्री तुम्हारे पीछे पड़ जाए, यू कांट फाइट दिस सिस्टम। आप इस सरकार को समझते हो, सिस्टम को समझते हो जैसे कश्मीरी ब्राह्मण या कश्मीरी हिंदू या पंडित वहाँ के सिस्टम को समझ रहा था कि भाई यहाँ पुलिस जिसको हमने बचाने के लिए रखा है वही मिली हुई है, तो भाई जान बचा करके भागो। अब इस पे इंटरनेट पे चल रहा है कि ओ महाराणा प्रताप भी भाग जाते तब तो भाई क्या राजपूत राजा भागे नहीं, हारे नहीं, वो मरे भी, सरवाइव भी किया, और फिर अटैक करके मुगलों को हराया भी। हर जगह का है, हर जगह। जंगल में रहे, प्रताप क्यों बने? हाँ, और जंगल में रहे हैं भाई। महाराणा प्रताप जैसे कितने एग्जांपल्स हैं। हाँ, मैं महाराणा प्रताप का यहाँ पे अगर किसी ने उदाहरण उद्धृत किया है तो मैं यह बताना चाहूंगा कि जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है, हल्दी घाटी के नहीं वो एक अलग बात है। हल्दी घाटी के युद्ध में और जो प्रतापगढ़ में शिवाजी महाराज और इसके अफजल खान के बीच में जो हुआ था, उसमें एक बहुत बड़ा अंतर है। जब आप हल्दी घाटी का युद्ध देखते हो ना, तो उसमें एक फिरोशियस योद्धा है जो अटैक कर रहा है और कह रहा है आजा, इस टाइप से। और प्रतापगढ़ का जो युद्ध है उसमें आप देखोगे कि प्लानिंग है, प्लॉटिंग है, महीनों तक इंतजार है, उसको ऊपर बुलाया गया तब उसकी छाती को चीरा गया है। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जब हम महाराणा प्रताप की बात करते हैं तो हल्दी घाटी के युद्ध में कम सेना होते हुए भी उन्होंने कहा आजा, लड़ते हैं। और वो लड़ाई हुई है, उसके बाद वहाँ से जो भी हुआ है वो सबको पता है। उसके बाद वो जंगलों में रहे हैं। महाराणा प्रताप की जीत, महाराणा प्रताप, इन चीज़ों पे शौर्य गाथाएं बहुत लिखी जाती हैं, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, और क्या कविता थी वो, हल्दी घाटी गिरे मुंड गिरे, है रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे। महाराणा प्रताप का पता नहीं क्या, चेतक पर गिरता ना कभी कोड़ा था, पता नहीं, इस टाइप से बड़ी अच्छी कविता है एक। तो इन चीज़ों पे शौर्य गाथाएं लिखी जाती हैं, कविताएं लिखी जाती हैं, लेकिन जो जीत होती है वो दिवेर के युद्ध में जाके होती है। फिर कई वर्षों के इंतजार के बाद, कई वर्षों के वनवास के बाद,
और महाराणा प्रताप की जो जीत थी वो ये थी कि उन्होंने अपना साम्राज्य शुरू में खोया और उसको पुनः प्राप्त किया उनकी आंखों के सामने, मुगलों की आंखों के सामने। जो एग्जैक्टली आप बात बोल रहे हो ना, जो इन अंधों को समझ, इनको लग रहा है कि टाइम अब यहीं थम गया, बस 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 कश्मीर के लोग पलायन कर गए, अब खत्म हो गया सब कुछ। अबे कौन जानता है कि यही कश्मीरी हिंदू उठे और जाके मार काट मचा दे वहां पे दोबारा वापस करेंगे। नहीं, देखो, अभी समय खत्म हो गया है क्या? अभी क्या है ना, अभी चेतना जागी हुई है, हाँ। हिंदू जागा भी है। जैसा पीयूष मिश्रा ने बोला कि ये इनको तो इतने सालों से दबा के रखा था, ये तो अब बोलते हुए आपको दिख रहे हैं, तो इसलिए आपको लग रहा है कि अरे ये कैसे बोल रहे हैं। तो वो चेतना एक जाग भी रही है। उस टाइम पे कश्मीरी पंडित अपना खुद देखेगा, हरियाणा का आदमी अपना खुद देखेगा। Exactly. ये हो रहा था। आज की डेट में ये जो पता भी किसे था, हाँ, पता भी किसी को मीडिया नहीं में था। कितना छपा भाई था बताइए। 2018-19 में मैंने पहली बार पढ़ा कि ये पलायन नहीं जेनोसाइड था। जेनोसाइड। मैं आपको चलो आपने जेनोसाइड वाली बात कही है, मैं आपको बताता हूं। अब यह 1990 में जो घटनाक्रम हुआ है वो हुआ है, ठीक है। इसके बाद 90 के बाद करीब 2005 या 6 तक लगातार ऐसे घटनाक्रम, कभी कहीं कभी कहीं कभी। क्या नरसंहार आपने होते रहे, हाँ, क्या आपने श्रीनगर की घाटी से एक बार में भगा दिए बहुत सारी बड़ी संख्या में, लेकिन कश्मीर में पूरे में रह रहे थे ना पंडित। तो आपको पता, बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, 2005, 6, 7 तक ये घटनाक्रम चलता रहा है। एक बार तो ऐसा हुआ कि जो ये कश्मीर फाइल्स में दिखाया है, पता है, नदी मार्ग वाला है 2001-2 में। या हाँ, कौन था? ये नदी मार्ग वाला है 2001 में, जो आप बात कर रहे हो उसमें एक गांव था, कोई रिमोट जगह पे था, शायद जम्मू के आसपास, जम्मू में था या कश्मीर में था, जहां भी था, वहां पर आतंकवादी जाते हैं। वो गांव के अंदर जितने पंडित रह रहे थे उनकी गर्दन काट के हत्या करते हैं उन्हें। गर्दन काट के, सोचिए, गोली नहीं मारी गई है, गर्दन काटी गई है, और साइड में खड़े करके एक के बाद एक दर्जनों ऐसे नरसंहार हैं, दर्जनों। गांव में घुसे, मार दिया, गांव में चिट्टे सिंहपुरा। कौन आया था? क्लिंटन, याद है? 98-99 की बात है, क्लिंटन आया था। क्लिंटन के आने से जस्ट पहले चिट्टे सिंहपुरा हुआ। सिख थे वो, 35 सिख थे, कितने थे, सबको लाइन में खड़ा करके मारा था। तो एक के बाद एक घटनाएं हुई हैं ये। तो अब हम जब बात कर रहे हैं कश्मीरी हिंदुओं की, तो भैया ऐसा होता है कि जब ना आपके पास पुलिस जो है वो विध्वंसकारियों के साथ खड़ी हो गई है, दूसरी तरफ जो सरकार है ही नहीं, रिजाइन कर दिया था, सरकार है ही नहीं, आपके घरों के बाहर पोस्टर लग गए हैं, आप किस बेस पे लड़ोगे? आप ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं हो। ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम से इकट्ठे हो रखे हो और भैया आपके हाथ में AK-47 सामने वाले के हाथ में है, उसके वो भी पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड मिलिशियाज थे वो, ठीक है, आपके पड़ोसी आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं, वो सहयोग कर रहे हैं आतंकवादियों का। आप AK-47 के साथ साला डंडा लेके लड़ोगे क्या? हिंदुओं के घरों में तो डंडे नहीं होते। बिल्कुल। तो बात, मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जब आप लड़ाई भी करते हो ना, चाहे 5:95 कर रहे हो, मान लीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज नॉट पॉसिबल। जब आप मान लो कर भी रहे हो तो उसके लिए आपको ऑर्गेनाइज होना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सरप्राइज अटैक हो रहे हैं और कर लोगे। लोग, महाराणा प्रताप की ऑर्गेनाइज सेना थी। हाँ, मैं वही कहना चाहता हूँ सेना से लड़ सेना से रही लड़ रही थी, स्टेट से लड़ रहा था। अब ठीक, दोनों को पता था कि हम युद्ध के मैदान में हैं, दोनों को पता था कि वो हमारे ओपन एनिमी हैं। यहाँ क्या हुआ था, ये धोखे का खेल था। जो तुम्हारे घरों में नौकर का काम कर रहे थे, उन लोगों ने तुम्हारी शहदी, तुम्हारे खुफिया जो रास्ते थे वे बताए, और तुम्हें धोखे में लेकर के अपना साथ दे, हम तुम्हारा सहयोग करेंगे, उस तरीके से तुम्हें मरवाया है भाई। और उसमें बड़े बड़े आप युद्ध के मैदान में नहीं थे। अरे भाई, BL गंजू, टीकाराम टपलू, कौन मार दिया गया? बिल्कुल। साला आप जानबूझ करके हाई प्रोफाइल लोगों को ही मारा जा रहा था, जानबूझ। डर फैले। इसका एक और, अब मैं बिहार से हूँ तो हमारे बिहारी भाई के देखो, भूमिहारों ने रणवीर सेना बना ली। मैंने अपने वीडियो में एग्जांपल दिया था यार, रणवीर सेना भी बनाई गई थी। रणवीर सेना ऐसा नहीं था कि हम अचानक से अरे नक्सली हो गया चलो सब भूमिहार राइफल रखे, नहीं, ऐसे नहीं हुआ था। हमने देखा कि इनका मन बढ़ता जा रहा है, खेतों पे कर रहे हैं। फिर जब जेनोसाइड टाइप का होने लगा, रात भर लोग जगे हुए कि गांव में आग लगा देंगे, तब वो ऑर्गेनाइज होना
शुरू हुआ, बिल्कुल। और वो भी था मिलिशिया वर्सेस मिलिशिया, यस यस कि भूमिहारों की भी अपनी आर्मी होगी, तुम्हारी है तो हम भी लेंगे। रणवीर सिन्हा तो मेरे ख्याल से बनी भी 90s के आसपास हाँ, है। हाँ। ये नरसंहार 72-73 में शुरू हो गए थे बिहार में। बिहार एक प्रॉपर जिसे कहते हैं गृह युद्ध जो होता है, गृह युद्ध होता है, उसके दौर से गुजरा है वो। बिल्कुल। और हमने फिर वही ऑर्गेनाइज हो, इनको टाइम कहाँ मिला, टाइम भी नहीं मिला है। इनको दूसरी टाइम बात नहीं ये मिला है कि- क्योंकि स्टेट ही तुम्हारे कंप्लीटली अगेंस्ट थी। दूसरा बात क्या है कि ये दूसरी आबादी से बिल्कुल कटा हुआ है, हाँ। एकदम खाड़ी में है, वहाँ मतलब जा घाटी भी में नहीं है, सकते, हम वहाँ लोग जा नहीं भी जा नहीं सकते, वहां से खबर नहीं आ सकती है। उस घाटी में घेर करके मारना एक अलग चीज होती है। बिहार में मान लो युद्ध हो रहा है तो बंगाल के लोग, मध्य प्रदेश के लोग तुरंत भाग के भी जा सकते हैं। बंगाल में वहाँ नहीं, बिहारी कैसे जाएंगे? बंगाल में बिहारी पहुंचा था ना। हाँ बिल्कुल पहुंचा। नोआखली में तो नहीं हाँ, पहुंचा, पहुंचा। पर कलकत्ता में तो पहुंचा था ना। बिल्कुल। अभी तो क्या कलकत्ता में वो यही कहते हैं ना कि यादवों ने पेल दिए थे। हाँ, यादवों तो ने मारा था कैसे ना। मारा? जाकर ही तो मारा ना। तो बस तो वो एक्चुअली में वहां पे रहते थे जो नहीं, पहले यादव वो एक ही जिनकी हम था, बात कर पहले रहे हैं, स्टेट एक ही था। वो तो काम करने के लिए वहां पे हाँ, बहुत गए बड़ी होंगे, संख्या में तो गए हुए उस थे वो कारण लोग। से तो फिर भी जो मतलब एक और बात होती है, जैसे मैं जब भी यूज करता हूँ उसको, मैं कश्मीरी हिंदू बोलता हूँ, ठीक है, मैं पंडित नहीं बोलता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल वही बोलना चाहिए। क्यों नहीं बोलता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि पंडित कहना अपने आप को एक्सक्लूड कर देना हुआ। राइट। कश्मीरी पंडित कभी अपने आप को कश्मीरी हिंदू नहीं बोलते हैं। हम चाहते हैं कि वो कश्मीरी हिंदू बोले। बिल्कुल। अब यहाँ पर एक चीज है कि यदि मैं चाहता हूँ या हमारे जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं कश्मीरी हिंदू हम बोले, तो हिंदू मर रहा था, कितने लोग गए अपने घरों से उसको बचाने के लिए। बिल्कुल। तुम्हें अभी मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव क्रिएट करना है, तब तुम कश्मीरी हिंदू मानोगे। वो मर रहा है, तुमको जानकारी थी, उसके बाद कितने लोग गए? नहीं गए। तो अभी तुम समय रैना से या उसके माता पिता से या जो भी सरवाइव कर रहे हैं, व्हाई द ब्लडी हेल आर यू एक्सपेक्टिंग कि वो भाई नहीं, उनको लड़के शहीद होना हो जाना चाहिए था। नाम भी नहीं पता लगता हमें भाई, कौन मरे कौन नहीं है, इतनी दूर है। दूसरी बात यह है कि सरकारें उनके फेवर में नहीं थी, नाम भी नहीं निकलने देते। ये तो वो वहां से बच के आए, इसलिए हमें आज टीकू और ये सब लोगों के नाम पता है, इसलिए पता है। वे मार के गाड़ देते और पता नहीं कितने मरे होंगे जिनका हमें नाम भी नहीं पता है। नाम नहीं पता हमें, केवल जो फेमस मर्डर या ब्रूटल है गिरजा टीकू के साथ जो हुआ, जी 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 जी, ये सब वो कवि थे, उनके घुटनों में गोली मारी, रेंगते हुए पूरा देश जो है सिगरेट से जला दिया। और ये बाद सब में कुछ क्योंकि कुछ चर्चित। आतंकवादियों ने कैमरे पे ऑनलाइन बोला इस बात को स्वीकार किया, इसलिए कुछ नाम सामने क्या आ गए। भट्टा कश्मीरी क्या था उसका नाम, वो सब ने बोला है। तो भाई वो बाद में हमें बिट्टा कराटे वो हमें बाद में पता लगा है, नहीं तो उस जमाने में तो हमें यहाँ पता भी नहीं था। 90s के दौर में अरे भैया ये सेंसर्ड न्यूज हैं। हमने तो एक्सेप्ट कर लिया था ना कि यासीन मलिक यूथ आइकन है। जिस टाइम एक्सेप्ट कर लिया था ना, मीडिया करके जिस बैठी टाइम ये पूरा जिसको एक्सोडस कहा जाता है, उस टाइम का ये न्यूज़पेपर्स में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत छापा गया, उसके बाद ब्लैकआउट है बंद है, हाँ, कहीं पे नहीं। ये सुप्रीम इतनी कोर्ट बड़ी ने क्या त्रासदी। कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? क्या हमारे पास तो सबूत ही नहीं है। हाँ, बोला कि नहीं दोबारा क्यों खोलना ये सब, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जबकि हत्यारे अभी घूम रहे हैं। हाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1984 के दंगों पे जो भी हुआ उसको खोलो, हाँ, लेकिन 92 1990 में 92 में जो हुआ वो नहीं खोल मत सकते। खोलो। वो अच्छा मत मुझे खोलो। एक बात बताओ, इतनी भयंकर इतनी बड़ी त्रासदी, 5 लाख 4 लाख कितने लोग थे, अपने घरों से रातों रात उनको भागना पड़ा, निकाल दिए गए बंदूक के दम पर। कोई इतने लोग मारे गए, कोई फेमस फोटो याद आता है किसी को? नहीं, 2002 के दंगों का ये सबको पता है फोटो, है ना? 2013 के दंगों का है, 1984 के दंगों हैं, का है, हॉलोकॉस्ट के फोटोज हैं। सीए का है, एनआरसी का है, सब है। इसका क्यों नहीं है? सोचो, फार्मर्स प्रोटेस्ट का है। क्या पत्रकारों के जो कैमरे थे उनकी बैटरी खत्म हो गई थी? जो फोटोज निकले ना, जो हत्याओं के, जिसमें वो बालक भी मारा पड़ा, ये इनके अपने थे, अपने, हाँ। और वो फाइल्स थी बस इनकी, जैसे वो कश्मीर फाइल में दिखाया गया कि अपने थे, जो स्थानीय छपे या जो भी कुछ था उसका जो रिकॉर्ड रखा गया था, सिर्फ वो था, उसके अलावा किसी के पास कुछ नहीं था, कोई अखबार में नहीं छपा था। ये अब फिर जो 2014 के बाद चीजें निकलनी शुरू हुई। पहला वो जो अनुपम खेर ने टाइम्स ऑफ इंडिया पे वो जो एक वीडियो आया था उसका, सबसे पहला जब उसने ये कहानी को नरेट करके पहली बार बताया, तब तो पहली बार लोगों को पता लगा था। फिर उसके बाद वो चीज़ें बढ़ती चली गई, लोग बताते चले गए, बाहर जो बस चुके थे लोग, उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ दिए, उनमें बताया, और फिर कहानियां बाहर निकलनी शुरू हुई। से मुझे तब पता चला जब डीयू में एक वो दीपिका करके लड़की थी, और 30 जनवरी था वो 2018 या 19 का, 30 साल हुए थे, और उसमें वो बता रहे थे उसको हैकल किया गया, और वो रोते रोते
ये हिंदू कॉलेज का इवेंट था, वो रोते रोते वहाँ पे बोल रही थी। तब मैंने मतलब उस पर डिग करना आरंभ किया कि ये है क्या। उस लड़की को बुलाया, मैंने उसका इंटरव्यू किया था ऑफ इंडिया पे। फिर मैंने और जब तो पता चला कि एक जेके नाव करके ये संघ वालों का था जो वो कर रहे थे उस पर। फिर मैंने स्निपेट्स देखे कि इन्होंने भी बहुत मेहनत करके वहाँ रह के ये सब निकाल करके डॉक्यूमेंट करना तब आरंभ ही किया था। तो उससे पहले इंटरनेट पे भी ये सब कुछ आपको नहीं मिलेगा। फोटोज अवेलेबल हैं, हाँ। लेकिन वो फोटोज ना मीडिया में उस तरीके से दिखाए गए हैं, ना पत्रकारों ने या फिर जो जैसे मैगजीन्स में या फिर समाचार पत्रों में छपे हैं उस तरीके से। अदरवाइज वो पॉपुलराइज हो जाते। अगर आप नदी मार्ग जो नरसंहार है उसके फोटोज ढूंढना चाहोगे आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, लेकिन ढूंढने पड़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि साला अखबारों में मीडिया में छप गए। वो मेमोरी में तो नहीं है, जैसे 2002 का वो दिखता है, वो कौन है, वो मोची खड़ा है। हाँ, तो दिखता है ना, क्योंकि वो दिखाया गया, इतनी बार दिखाया गया है कि वो भाई रैंक 1 कर रहा है। मतलब गोधरा लिखोगे तो हो सकता है बर्निंग ट्रेन ना आए, वो पहले ऐसे करके वो माथे पे 6 साल का जय माता दी बांधे बच्चा हुए। समुद्र से बहता हुआ, हाँ, 6 साल का बच्चा लाल टी शर्ट पहने हुए उलट समुद्र के से गिर बहता जाता हुआ है। तट पर आ जाता है और मरा हुआ मृत अवस्था में पाया जाता है। उसका फोटो वायरल पूरी दुनिया में होता है ना। उनका कोई फोटो वायरल नहीं। अच्छा, ये चीज़ केवल ये नहीं है कि हिंदू ही कह रहे हैं कि भाई महाराणा भी भाग जाते, तो मुसलमानों ने इसमें 2 नैरेटिव चलाए। पहला कि तुम लड़े क्यों नहीं, और दूसरा कि तुम अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ में चले गए यहाँ से, तुमको किसी ने भगाया नहीं गया। मुसलमान वो मुसलमान जिसकी किताब में खुद में लिखा हुआ है कि यदि तुम्हारी संख्या कहीं कम है, तुम सताए जा रहे मारे जा रहे हो, तो हिजरत कर लो, झूठ बोल दो, और सबसे पहला तुम्हारा काम है जान बचाने का। जान बचाओ, कहीं और जाओ, ताकत बढ़ाओ, वापस हमला करो। वो आज ये कह रहा है कि ये क्यों चले गए। वो कह रहा है कि इनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली इसलिए चले गए। सालो तुम्हें क्यों नहीं मिलती कभी? तुम क्यों नहीं निकले आज तक बाहर? तो मुसलमान के बारे में क्या ही बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं, नहीं, ये बात उठाना इसलिए जरूरी है कि इस बारे में, जैसा गोधरा के बारे में है ना कि इन लोगों ने खुद जला ली थी, इनके तो खुद हुए थे सारे काम, ये तो खुद ही भाग गए थे, खाना बना रहे थे अंदर इसलिए आग लग उल्टे गई। नैरेटिव, गलत नैरेटिव बहुत चलते हैं, और इनमें नई पीढ़ी कहीं ना कहीं उस बहकावे में भी आती है। नई पीढ़ी वही वो मोनालिसा टाइप की, हमारे राधा ने कभी पूछा था कृष्णा से कि तुम हिंदू हो कि, यही चोद पीढ़ी जो है ना, हाँ, वही उस पे विश्वास करती है। अब नई पीढ़ी की बात है, मतलब कश्मीरी पंडितों की हम बात कर रहे हैं। भाई कृष्ण जी के टाइम में तो इस्लाम था ही नहीं। छोड़िए, अरे वो बकचोद है, इस पे आप डिबेट क्यों कर रहे हैं। अब मित्रों, हमारा अगला टॉपिक जो है, ये जो भारत के झंडे में जो रंग सबसे कम मात्रा में है, वो रंग फैलता जा रहा है, जो हमारे चक्र का रंग है। मैं उस पे आप लोगों की विचार यूजीसी नियमों के आलोक में ये जानना चाहता हूँ कि हमें यह एक्सपेक्टेशन थी कि यूजीसी पे जितनी बातें लिखी बोली जा रही है, और जो दुराव एक होता जा रहा है सामान्य वर्ग का, हर दिन हम कुछ ना कुछ सुनते हैं, क्या भाजपा जानबूझ करके डबल डाउन कर रही है? ओडिशा में अभी कोई मतलब नहीं था आरक्षण को डबल करने का, मतलब इनके मैनिफेस्टो में था, तो यार 2024 में ही कर देते जब तुम चुन के आए। 2 साल वेट क्यों? 25 में कर देते, नहीं करना था 27 में कर देते, 28 में करते, चुनाव से 1 साल पहले कि हमने घोषणा पत्र पे। अब बोल देते कि डिले हो रहा था, ये वो बहुत टेक्निकलिटी है, कुछ भी सरकार तो बोल ही देती है, कुछ भी ये बोल देते। सिंधिया बोल रहा है उसकी नस यहाँ वाली फूल गई, अंबेडकर धाम में बनाऊंगा 12 करोड़। वीडियो मैं फिर से यहाँ पे डाल भी दूंगा। भाई एकदम ये मोटा नस, भाई लगा फट जाएगा आदमी का, इतना डेडिकेटेड अंबेडकरवादी वो हो गया। नस वाला गला। हाँ, और सामाजिक न्याय मंत्रालय काउंटडाउन चला रहा है, 10 days टू गो। भेदभाव मिटाने वाले अंबेडकर जो है, उनका जन्मदिन आ रहा है। महाराष्ट्र में यही चल रहा है, मराठा आरक्षण दे ही दिया, मनुस्मृति दहन दिवस के पोस्टर प्रॉपर जो है इस बार। अब पता चले भाजपा वाले ही लगवा रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बोले भाई हम देंगे मनुस्मृति, हम कर, हमारे पास बहुत है। अरे तुम फोटो स्टेट मत जलाया करो यार, हम रियल वाली बुक देंगे पूरी। पढ़ के जलाओ। ये क्या लगता है कि भाजपा एक्चुअल में ऐसा कर रही है, या ये तो करती ही रही है, हमें दिखने लगा है आजकल कुछ ज्यादा? क्या लगता है आप लोगों को?
अति होती चली गई तो दिखना शुरू हो गया। तो मैं वही तो कह रहा था कि 14 अप्रैल को इनॉग्रेशन होगा दिल्ली देहरादून वाले का, और उसका नाम आ गया है पहले ही कि भाई अम्बेडकर के नाम पे रखा जाएगा। तो नीलगाय छोड़ी जाएगी मुझे लगता है। ये नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कमल का अब नील कमल हो चुका है। अच्छा, ठीक है, कमल तो बहुत हाँ, दुर्लभ होता है। कमल अब नील कमल हो चुका है, और नील कमल होने के बाद ही उसे लग रहा है कि मैं ड्यूरेबल टिकाऊ हो पाऊंगा, क्योंकि नील कमल ब्रांड अपने आप में बहुत ड्यूरेबल और और टिकाऊ है। मोदी जी संभवतः नील कमल की ही उस कुर्सी पे बैठते हैं। वो लाल वाला जो कुर्सी है शायद नील कमल का, या तो सुप्रीम का या नील कमल का। अभी किसी ने मुझे एक बुक भेजी, मतलब फोटो भेजा है, इंडिया दैट इज भीमलैंड। अच्छा, वो मैंने देखा है। जी जी जी, वो आपने पोस्ट भी किया। किसी ने मुझे भेजा कि मोदी जी ये केवल पुल का ही नाम नहीं, इस देश का भी नाम भीमलैंड करने वाले हैं, किताब लिख रहे हैं कि इंडिया दैट इज भीमलैंड। तो वो अभी पूरा प्रोसेस में है मोदी जी। अभी इस टाइम लाहौट है। देखो 2014 में आए थे तो उस टाइम पर गांधी चला और विवेकानंद चला, तो 2-3 साल चला मोदी जी का वो, ठीक। फिर उसके बाद में और महापुरुष चेंज होते चले गए। तो आजकल जो है मतलब शुरू से लेकर आखिर तक अभी तक, क्योंकि भीम जी की वजह से वो वहां तक पहुंचे ना, तो अभी तक भीम जी ही कंटिन्यू चल रहे हैं उनके। आपने 5 जनवरी का 2015 वाला एडिशन देखा है? नहीं। अप्रैल का क्या था उसमें? भाई पूरी पत्रिका अंबेडकर का मायावी भक्त, हाँ। अंबेडकर थे ये प्रणेता। भाई हर चैप्टर अंबेडकर को डेडिकेट। 2015 के अप्रैल का, मतलब 2014 में इनकी जीत हुई है और उसके बाद से ये एजेंडा में लग गए, जबकि अंबेडकर शुड बी द मोस्ट हेटेड मैन बाय आरएसएस। क्योंकि तुम जिस राम भगवान के जन्मभूमि को लेकर के लड़ रहे हो, बिल्कुल, तुम जितना मथुरा काशी ये कर रहे हो, अंबेडकर की 22 प्रतिज्ञाओं में पहली प्रतिज्ञा है वो कि हम इन्हें नकारते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को और नकारते जबकि ये बौद्धिज्म में नहीं था, हाँ, ये भीमिज्म में हुआ। ये वही ये अंबेडकर की प्रतिज्ञा है। हाँ, ये अंबेडकर ने ऐड करी है, नहीं तो नहीं था पहले कुछ भी। अब वो पोस्टर पे तुम्हारे कैसे पहुंच गया? यार उसका देखो बहुत बहुत सिंपल सा रीज़न है। थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा सा टाइम चाहूँगा। जब हम ये बेसिकली पूरा प्रोसेस 80s में ही शुरू हुआ है। उससे पहले आपको सबको पता है अंबेडकर एज अ पॉलिटिशियन उन्होंने कितने चुनाव जीते, उनके पास कितना जन समर्थन था, सबको पता है वो, ठीक है, उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन अंबेडकर ने जो धर्म भी छोड़ दिया, बौद्ध भी बन गए, चलो वो भी सारी चीज़ें जो हैं, उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि बड़ी संख्या में लोग उनके पीछे आ गए थे बौद्ध बनने के लिए? नहीं आए ना। क्यों? बिकॉज ही वॉज नॉट अ मास लीडर। वो अपने दम पर एक चुनाव नहीं जीत पाए थे। तो अंबेडकर का साइज जो था वो यही था, और साम्यवादियों के साथ भी यही मामला था। वो भी उसे अंबेडकर को इतना ही बड़ा लीडर मानते थे। चीजें बदलती हैं जब, और आई थिंक पता नहीं देयर वाज सम अदर लीडर जो कि अंबेडकर से बड़े थे, दलित लीडर जो थे वो अंबेडकर से बड़े थे, मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा है, बट मास लीडर के तौर पर, ठीक है, अंबेडकर पढ़े लिखे हैं ना, वो एक अलग बात है। जब हम 70s में आते हैं और ये काशीराम वगैरह मामला चलता है, और ये क्या है, मतलब एक जो बल्कि इससे शुरू करूं ना, लोहिया से शुरू करूं, तो लोहिया ने सबसे पहले 60s में ये राजनीति आरंभ किया कि हमें कांग्रेस के ऑल्टरनेट देने पड़ेंगे। तो जो भी छोटी छोटी पार्टियां होती थी ना, वो मिलकर कांग्रेस के खिलाफ लड़ें, ये लोहिया का मंत्र था। अब कांग्रेस के पास भारत में मोटा मोटा आप ये मान लीजिए कि सारा ही वोट शेयर उनके पास ही ज़्यादा था, बाकी तो सबको पता है ये चीज़ें। अब 70s 80s का मामला जहाँ आ जाता है ना, तो वहाँ पर एक जननायक बनाने की रिक्वायरमेंट थी दलित समुदाय के अंदर। वहाँ से ये सब शुरू हो गया है। अंबेडकर ये, अंबेडकर वो, अंबेडकर ने ये किया, वो किया, वो किया, वो किया, सारी चीज़ें मरणोपरांत 64 डिग्री रेखांकित की गई हैं सारी चीज़ें। जो दलित समुदाय है अधिकांशतः उस समय तो बिल्कुल ही, मतलब शिक्षा में क्या हाल होगा सोच ही सकते हैं, उनके घरों के अंदर ये चीज़ें पहुंचाई गई हैं। अब मान लो बात ये आ जाती है कि उनके घरों के अंदर फोटो आ गया है अंबेडकर का, एक साइड में उनका मंदिर है, मंदिर में ही अंबेडकर तक के फोटो पहुंच गए हैं। कट टू 2015-2020, मैं आपको अब रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। ये 80s में मामला शुरू हुआ, 2010 के बाद तक पहुंचते पहुंचते अंबेडकर का फिगर कल्ट ऐसा पहुंच गया कि अंबेडकर के फेरे लिए जाने लगे हैं शादी करने के लिए।
एक मेरा हमारे उसमें स्क्रिप्ट वगैरह में काम करता था लड़का, वो टीचिंग भी करता है। उसने मुझे बताया कि भाई मेरे कई स्टूडेंट हैं, 10-15 स्टूडेंट थे, तो मैंने क्या करता हूँ, मैं जब ट्यूशन होती हैं तो छुट्टियाँ दे देता हूँ। होली की दे दी, दिवाली की दे दी, किसी और त्यौहार की दे दी, 10-15 त्योहारों की मैंने अम्बेडकर जयंती की छुट्टी नहीं दी। तो एक दलित लड़का वो मेरे सामने ऑलमोस्ट रोया है इस चीज़ के लिए कि आपने हमारे भगवान के जो होते हैं उनको आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो, क्योंकि हमारे भगवान के दिन पर आपने छुट्टी नहीं दी है। ये रियल लाइफ एग्जांपल मैं बता, पढ़े लिखे लड़के का है। और एक लड़की, उसको मैं जानता हूँ, उसने ऐसे फेरे लेके शादी की है, जैसे मैंने आपको बताया ना, अंबेडकर के चारों तरफ फेरे लेते हुए शादी। नाम सत्य भी हो गया तो पॉइंट मेरा कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो था जिसकी कोई पहुंच नहीं थी एक समय पर, जो एक छोटा सा चुनाव नहीं जीत सकता था, उसको आपने कल्ट बनाया। 80s में ये मामला शुरू हुआ है और 2000 के बाद तो मतलब आप ये मान लीजिए कि वो भगवान, मैंने खुद देखे हैं ऐसे घर जहाँ पर अंबेडकर का फोटो जो है वो भगवान के साथ, हनुमान जी के साथ में। जैसे गांव में आप जाओगे ना, गांव में ऐसे मंदिर बना के नहीं रखते, उसमें आले होते हैं, है ना, आले के अंदर एक फोटो हनुमान जी की रखी है, एक फोटो इसकी रखी, एक फोटो उन्होंने अंबेडकर की रख रखी। और अब हालत ये है कि बाकी सब निकल गई, अब केवल भीम की बची है। ऐसे घर मैं कम मानता हूँ। नहीं है, बहुत नहीं वो देखो आपका मानना हो सकता है, बट बहुत जो है ना मैं कम मानता हूँ। उसका रीजन भी मैं बता देता हूँ। आज की डेट में भी जो दलित समुदाय है वो सबसे ज्यादा कावड़ ला रहा है। अरे ला रहा है, उसका इशू नहीं है। अभी मैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, मैं अभी एक इंटरव्यू देखा मैंने, उसमें किसी कावड़ वाले का ही, उसमें उसी का इशू वो बताता हूँ आपको। उसमें कावड़ किसका होता है? भगवान शिव का। ठीक है, भगवान शिव पर आप जल अर्पित करते हो, शिवलिंग पर। उस कावड़ के ऊपर, वो वीडियो शायद मेरे पास मिलेगा, मैंने अपने किसी, उस कावड़ के ऊपर अंबेडकर का भी फोटो लगा रखा था। अरे हमने कवर किया है वो कावड़, तो हमने अपने लाइव में दिखाया, लोग भीम कावड़ लेके लोग जा रहे हैं। अब दिक्कत पता क्या है? दिक्कत ये नहीं है कि आप अंबेडकर को कल्ट मान रहे हो, अंबेडकर को ये मान रहे हो, वो मान रहे हो। दिक्कत यह है कि आप एक्सक्लूसिव हो जा रहे हो, बाकी सबको आपने मानना छोड़ दिया है। सनातन विरोध में गड़बड़ लगती है। छोड़ना भी ठीक है भैया, लेकिन आपने उसका विरोध भी शुरू कर दिया है। अंबेडकर को यदि आप कल्ट मान रहे हो, भाई हमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने किसी पुरुष को भगवान का दर्जा दे दिया है। वैसे मैं पर्सनली अंबेडकर को नहीं मानता कि कोई वो इन्होंने कितना बड़ा काम किया हो जीवन में। मानते 30 साल बाद वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब राइट, अब दिक्कत यहीं आ जाती है कि आज की डेट में देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी जो अंबेडकर को छेड़ सकती है। बीजेपी का केस लेते हैं। अब बीजेपी क्या कर रही है? तो बीजेपी का क्या है भैया, बीजेपी के ऊपर एक जो दंश है वो बहुत सालों से लगाया जाता रहा है। तो ब्राह्मणों और बनियों की पार्टी है इसकी। तो क्या है ना, उनके दिमाग में भी आता होगा कि चलिए थोड़ा सा इस चीज़ को धोते हैं, हम सर्व समाज की पार्टी बन जाते हैं, हम ये करते हैं। उसके चक्कर में ये अंबेडकर को ज़्यादा महिमा मंडन उसका करना, इस टाइप से चीज़ें चल रही हैं। पर मुझे लगता है कि बीजेपी को तटस्थ हो जाना चाहिए ना भाई। आप ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर वाला मामला, अपना नॉर्मल काम करो ना। हाईवे बना रहे, सड़क बना रहे, सब चल रहे हैं ना उसके ऊपर, है स्पेशली उसका नाम ही हो, इस चीज का भी नाम हो, उस चीज का भी नाम हो। लेकिन अंकुर भाई मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी कल ही मैंने पढ़ा है कहीं पर, कई 100 करोड़ रुपए की परियोजनाएं यूपी सरकार, योगी आदित्यनाथ वो कर रहे हैं। 403 करोड़ का है। उस परियोजना का नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर मूर्ति विकास योजना। पूरे क्षेत्र में, पूरे तो पहले मैंने सोचा कि मूर्ति विकास योजना मतलब, सुनिए पहले बताता हूँ, सब्र करो। मूर्ति विकास योजना सुनोगे तो आप, अंबेडकर मूर्ति विकास मतलब अंबेडकर जी की मूर्ति का विकास होगा। फिर नीचे आप गवर्नमेंट ऑर्डर जब पढ़ोगे, प्रेस नोट जो पढ़ोगे, उसमें हालांकि लिखा हुआ है कि देश में बहुत महान विभूतियां हुई है, सामाजिक न्याय, संस्कृति, ये सब करके। फिर आते आते ये था कि 31 दिसंबर 2025 तक जो भी मूर्तियां, जिस भी 403 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 आइडेंटिफाई की जाएंगी, जिस पे छत्र लगेगा, स्मारक बनाया जाएगा, बाउंड्री किया जाएगा, और पर स्मारक 10 लाख का, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10, तो 403 करोड़। लेकिन ये प्रेस नोट छलावा है।
इनके अपने ब्रजेश पाठक का स्टेटमेंट है कि अंबेडकर की मूर्तियों का हम करेंगे। योगी आदित्यनाथ का ये स्टेटमेंट है कि अंबेडकर जी के ऊपर हम जो है छत्र लगाएंगे। उन्होंने भी नहीं बोला कि हम जो है बाकी भगत सिंह का या चंद्रशेखर आजाद तो यूपी के ही थे, हम उसके ऊपर लगे। चंद्रशेखर आजाद मैंने रावण नहीं, असली वाले तो उनका ये बनाने का मूर्ति उसकी भी बनने लगेगी अब कुछ दिन में। कोई ठीक तो है नहीं, वो गरीबों का मसीहा तो भी है ही, दलितों का। तो उन पे है इंटेंट, इनका यही है कि अंबेडकर के लिए हम लोग मतलब मूर्ति विकास योजना खाली रखो, डॉक्टर अंबेडकर मूर्ति विकास योजना नॉट ओनली वो तो अंबेडकर, बंदा भाई महाराष्ट्र का था, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ करना है तो वहां की करेगी, हमारे को बोल रहे हो। राइट। हाँ, ज्योतिबा फुले का तमिलनाडु में पेरियार को ये बाप बना चुके हैं बाय द वे। सही बात। नहीं अन्नामलाई का स्टेटमेंट Right, आया right, था तो उसमें तो वो तो जितना स्मार्टली उससे बच सकता था बेचारा बचा। लेकिन जो ऑन ग्राउंड तमिलनाडु में चल रहा है, भाजपा वालों ने मान लिया। मुझे तो रोज आते हैं भाई, मैं तो लाइव में ये देखता हूँ, तमिलनाडु सच्चाई वाले है। बोलते हैं कि भाई बहुत दुख हुआ कि ये लोग ईवी रामास्वामी को बोले, रामास्वामी का है उसका नाम रखे हुए पहले तो सही बात है। बोलता है कि पेरियार को ये लोग पुश कर रहे हैं। यार देखो क्या है ना, इनका एक जो पॉलिटिशियन है ना, इसका एक मेन मकसद है कि चुनाव जीतना है। उसके चक्कर में भाई अंबेडकर भी बाप बनेंगे, उसके ये पेरियार भी, और वो सब होगा, वो होगा। अब हाँ, अब क्या है कि ये उसके होने समस्या थोड़े है, ये नहीं, तो अभी पर तक हो ही आप रहा है। ये बताओ ना कि हम कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि एग्जैजरेट करना, नहीं हम बोल रहे हैं तुष्टीकरण भी कर 50% कर दिए तुम, सब हम मानते हैं। मूर्ति भी खूब, हम लोग को लात काहे मार रहे हो साले? वही विरोध भी तो होता है ना, हमें लात क्यों मार रहे हो? कर उसके लो चक्कर में अपीसमेंट, लेकिन लात तो मत मारो कम से कम। तुमने ऐसे कानून बना रखे हैं जो वेपनाइज हो रहे हैं, हर दिन हो रहे हैं। हमें समस्या उससे है। राइट। देखो मेरे को इसमें ना एक चीज ये लगती है कि शुरुआत में जब मोदी जी आए थे तो गांधी 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 वही। गांधी गांधी होता विवेकानंद, गांधी विवेकानंद, बस दो ही गांधी थे ना। मतलब प्रीडोमिनेंटली आपको गांधी गांधी दिखता स्वच्छ भारत योजना, हाँ। अब गांधी के बाद ना, गांधी के बारे में लोगों ने इतना निकाल दिया, इतना निकाल दिया। अब गांधी को गरियाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं नहीं, रह गई आसान है सब। पहले क्या होता था ना, पहले मतलब एक मेरे को याद है, मैं अपने बाबूजी के मतलब दादाजी के साथ बैठा हुआ था, और ये स्कूल टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं स्कूल में था, तो मैंने कहा कि गांधी ऐसा था। तो मेरे दादा ने कहा कि बाहर पब्लिक में बोल के दिखाया एक बार ये बात, पुलिस के सामने बोल के दिखाया एक बार ये बात। दादा ने ये बात बोली, ठीक है, ये तू यहाँ पे बंद कमरे में बोल रहा है, ये समझाना चाह रहे थे कि बंद कमरे में बोल रहा है ठीक है, आसान है, लेकिन बाहर अगर बोल दिया तो दिक्कत हो जाएगी भाई बहुत। जबकि वो गांधीवादी नहीं थे, वो गांधीवादी नहीं थे, आरएसएस के सदस्य रहे हैं वो बहुत लंबे समय तक। वो तो आप लोगों की विचारधारा बताती है कि आप लोग संघी हो। तो उसके बाद फिर भी आप लोगों ने शतक का प्रचार नहीं किया। शतक का क्या ना, हमको ही संगी, मैं तो आपको देखो आरएसएस की शाखा में मैं एक बार पर्सनली गया, मैं आपको ऑनेस्टली बताता अरे हूँ यार मजाक नहीं, छोड़ो, सुन लो, अच्छी बात अरे सुन सुनिए, लें तो। अच्छी बात है ये भी। मैं आरएसएस की शाखा में गया, मेरा मूल्यांकन ये रहा भाई, वो बहुत डिसिप्लिन लोग हैं, लेकिन मैं उतना डिसिप्लिन नहीं हूँ, तो मैं वहाँ पर जाकर वो जो चीज़ें करने को कहते हैं वो शायद मैं नहीं कर पाया, और इस वजह से मैंने जाना बंद कर दिया। 1 या 2 दिन गया था, पर उनका डिसिप्लिन वो अलग लेवल पे था। बिल्कुल। हाँ, तो मैं बाबूजी के साथ बैठा, उन्होंने मेरे को मतलब बेसिकली ये कहा कि ये तू ना पब्लिक में नहीं बोल सकता, बेशक तो ठीक बोल रहा है, अब तो आज बच्चा की पेल डेट देता है भाई। आज की डेट में गांधी के बारे में दुनिया कुछ का कुछ बोल रही है, दुनिया भर की रिसर्च आ रही है, दुनिया भर की चीजें हो रही हैं। तो गांधी जो कल्ट हुआ करता था वो नई जनरेशन के बीच में अब कल्ट नहीं है। अच्छा, तो मोदी जी, ये तो नहीं है कि मोदी जी जिसको भी निपटाना चाहते हैं ना उसके पीछे पड़ जाते हैं। और मैंने ऐसा देखा है, मैं धुरंधर 3 की एक AI फिल्म बना रहा हूँ, छोटी सी। अच्छा, तो उसमें जैसे ये जमील जमाली होता है ना, जिसको भी बच्चा बोल देता है वही खत्म, ऐसे नरेंद्र मोदी जी का रियल में हुआ है। मतलब उन्होंने बहुत सारे प्रधानमंत्रियों को ऐसा जैसे ही हाथ मिलाया और थपथपाया, कुछ ही टाइम के बाद उनकी सत्ता गिर गई। अरे यार, मुख्यमंत्रियों की, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री विदेशों के भी थे, उसमें बोरिस जॉनसन भी था, उसमें नवाज शरीफ भी था, उसमें इमरान खान भी था, और उसमें ट्रंप भी था। तो उसमें भी होता है जो, तो मतलब बड़े जमील जमाली साहब तो हमारे नरेंद्र मोदी जी है, जो जिसपे भी एक बार हाथ रखते तो खत्म हो जाता है। तो गांधी हुए
तो ऐसे ही है, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी अब अम्बेडकर के पीछे पड़ रखे हैं। अच्छा, तो ये चलो, ये तो एक और ऐसा नहीं है, भविष्य में सबकी पोल खुलेगी, इस समय सब वही बात है। अभी लोग क्या है ना, अभी गांधी के ऊपर रिसर्च चल रही है। यस, गांधी को कल्ट से जो बना दिया है, अब तो मोर बना रखा है। बिल्कुल हाँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी कुछ भी बोल रहा है। पैरेलली टाइम आएगा अम्बेडकर का भी। सबका है। आई थिंक रियल जो लोग थे, जो जिन्होंने रियल में बहुत कुछ किया है, उनका टाइम आएगा। उनका टाइम I अब think, हमें लगा था कि 14 के बाद आएगा, लेकिन नहीं आया, हमें बहुत बड़ी भूल भाजपा थी। के पास और संघ के पास कितना अच्छा अवसर था सावरकर को एस्टैब्लिश करने का। कर ही नहीं पाए। इन्होंने क्या नहीं पर्पसफुली नहीं किया ना, क्योंकि उनको लगा यार ये तो कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं करेगी हमारी ये वाली, मतलब उनको एक्सेप्टेंस कांग्रेस से चाहिए। कांग्रेस करे ना करे, दे वांट एक्सेप्टेंस फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। दे वांट, हाँ वही उनको लगा कि यार वो इसमें तो basically that वामपंथी ecosystem जो है इकोसिस्टम हिंदू में ये गलत आर्टिकल छाप क्या देंगे लिख देगा और कि यार हिंदू- सावरकर हार्डलाइनर था, उसको भाजपा सपोर्ट कर। हम लोग हार्डलाइनर नहीं हैं। जबकि हम लोग हार्डलाइनर नहीं और है। हिंदू के आर्टिकल को देख के बीबीसी कुछ छापेगा, और अल बीबीसी जजीरा। को देख के नहीं, वो न्यूयॉर्क तो टाइम्स होता ही कुछ है। छापेगा। तो यहाँ से ये जो पूरे नैरेटिव को देख के डर जाते हैं, अरे नहीं चलो काउ लिंचिंग वाला देख लो। वही काउ वही लिंचिंग में क्या था? उस पे पूरा विज्ञान भवन से कि गुंडे हैं 70% रात में उल्टे सीधे काम करते हैं, ये बोला था मोदी जी ने। हमें लगा कि अरे अभी नए नए आए मोदी जी, नहीं, तो हमें लगा था भाई जैसे यूपी है, तो यूपी में चंद्रशेखर आजाद हुए, अन्य वो लोग हुए, उनके नाम से कुछ होंगे, पंजाब के अंदर भगत सिंह के नाम से होगा भाई, महाराष्ट्र में चलो कर लो, लेकिन वहाँ भी सावरकर हैं ऑलरेडी, अम्बेडकर के नाम से कुछ करना है तो कर लो। लेकिन अम्बेडकर का यदि देखा जाए आज़ादी के उसमें कोई योगदान नहीं है, देश के वेलफेयर के बारे में कोई योगदान नहीं है, हमेशा वो अलगाववादी विचारधारा रखी उन्होंने। अंत में आकर के उन्होंने क्या करा, समाज को जोड़ने का काम तो नहीं किया, भारतवर्ष को एक साथ जोड़ने का काम नहीं किया। 22 प्रतिज्ञाएं लिखने के साथ में फिर भी जो अपना विभेद कर दिया उन्होंने खड़ा, तो पॉजिटिविटी कहाँ थी उनकी लाइफ में? नहीं तो संघ नहीं मानता नहीं सर, संघ तो उनको दिखा रहा है कि वो हिंदुओं के सबसे बड़े विचारक थे। हाँ, यार देखो ये चीज ना, Visionary। इसको आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जब कांग्रेस थी इनिशियली, गांधी और नेहरू के बीच में जब सत्ता आ गई थी और सारी चीजें, गांधी और नेहरू के बीच में थोड़े अनबन होनी शुरू हो चुकी थी। गांधी ये बोलता था, नेहरू ये सोचता था, और नेहरू गांधी के अगेंस्ट काम करना शुरू कर चुका था। ठीक है, अब गांधी वध हो जाता है। गांधी वध बोला जी जी जी, ठीक है, बिल्कुल। तो गांधी वध हो जाता है। गांधी वध के बाद उसका कल्ट बनाया जाता है। जानबूझ उससे के। पहले वो इतना बड़ा कल्ट थोड़ी नहीं था। नहीं, बिल्कुल तो नहीं। उसका कल्ट बनाया जाता है, सारी चीजें होती उससे पहले तो हैं। लोग यार, उसके पर मुंह ना, फूकने को तैयार हो रहे थे भाई वो जब हिंदू- तक जिंदा था। हाँ, जो व्हाट ही सेइंग ना इज कंप्लीटली राइट, बट आप ये देखो कि हिंदू महासभा वो एक पावर थी, कम्युनिस्ट, कांग्रेस, हिंदू महासभा, पावर थी तीनों। ठीक है, कांग्रेस सबसे बड़ी थी, वो एक अलग बात है, लेकिन हिंदू महासभा का साइज कट डाउन हो जाता है आफ्टर गांधीज असैसिनेशन। ठीक है, वो यूज किया गया ना, यूज उसको। किया है तो गांधी। जो अदरवाइज इतना क्या, बुरा हाल नहीं होता। अदरवाइज अरे क्या है, जो नेहरू partition- पटेल खुद गाली दे के आते थे उसको डेली, पार्टीशन भाई क्या की- कर रहा है तू? पार्टीशन की विभीषिका के बाद हिंदू महासभा का साइज बढ़ ही रहा था, कांग्रेस का घट रहा था, क्योंकि जो पूरा त्रासदी थी, पूरी घटनाक्रम थे, उसके बाद बढ़ना ही था। हिंदू मुसलमान का इशू ऐसा हो गया था। लेकिन एक गांधी के हत्या के उपरांत ये सारा मामला पूरी तरीके से बिगड़ गया था। हिंदू महासभा यूज कट डाउन किया, हो गया। नेहरू ने बहुत और अच्छे से उसके यूज बाद आप किया। ये देख लीजिए कि जिसे आप मतलब अब पता नहीं कहना चाहिए नहीं, कि एक ठीक ठाक ऐसी सरकार जो हिंदू हित के लिए कुछ काम करे, उसके आने में कितने साल लगे। बिल्कुल। तो अब वहां से मैं मेरा जो यहाँ पे पॉइंट था वो ये था कि गांधी को कल्ट उसके बाद ऐसा बनाया गया। ठीक है, अंबेडकर को तो और डिग्रेड ही किया, और कांग्रेस ने बहुत किया। कांग्रेस ने तो बहुत डिग्रेड किया। मतलब वो चाबुक वाला वो कार्टून देखा होगा सबने, वो बुक्स में था, एनसीईआरटी की बुक्स में था, वो चाबुक वाबुक मार रहे हैं अंबेडकर को, और इस तरीके से सारी चीजें हो रही हैं। अब उसके बाद इन्होंने सोचा कि भाई अंबेडकर को कांग्रेस ने डिग्रेड किया है, क्या करें, अंबेडकर को उठा देते हैं, और अंबेडकर को इतना उठा देते हैं कि दलित सारा हमारे साइड आ जाए। वो तो कल्ट फिगर है, और उसको कल्ट का भी क्या भगवान ही बना देते, पूरा ऐसा बना देते हैं ना। तो वो फिर
अब बीजेपी उस चीज को कर रही है जो कभी गांधी के लिए नेहरू ने किया था या कांग्रेस ने किया था। अब बीजेपी अम्बेडकर के साथ वो चीजें कर कर उन्हीं लोगों के लिए साथ रही है। पहले उन्होंने पटेल के साथ किया, भाई पटेल क्या मूर्ति बनवाएंगे। गांधी के ऊपर उन्होंने योजनाएं चलाई, नहीं, पटेल गांधी का के तो ठीक है, पटेल गांधी के वेल लिए काम डिजर्व्ड है, किया, ठीक है, कोई बता दिक्कत रहा हूँ ना मैं। गांधी के लिए काम किया, पटेल के लिए काम किया, अंबेडकर बच रहे थे। अंबेडकर पर काम करने से पहले उन्होंने एक काम किया, पहले ये गिनवाया कि अंबेडकर के लिए कांग्रेस ने क्या क्या नहीं किया। पहले इन्होंने वो एक वैक्यूम पैदा करा, फिर उन्होंने कहा कि भारत रत्न नहीं दिया था, फिर ये किया, फिर कहा कि इलेक्शन हरवाए, फिर उसको घूस दी, फिर कहा कि इन्होंने चुनाव आयोग ही खरीद लिया, देखो वो हुई थी वोट चोरी। तो पहले इन्होंने वो वाला चीज बनाई, क्रिएट करी, तो लोगों को कांग्रेस से एक तरीके से नफरत सी हो इनके लोगों को। उनके लोगों ने क्या करना शुरू करा कि मॉफ्ड वीडियोस बनाने शुरू कर दिए। राम जी को अंबेडकर पीट रहा है रिंग में, नाली में फेंक दे रहा है, हनुमान जी को पीट दे रहा है, वो लोग वही करते रहे। फिर इन्होंने क्या करा कि 5 अलग अलग स्तंभ बनवाए गांधी जी उसके अंबेडकर के नाम के, और फिर उनका थोड़ा और नाम हो, इस तरीके के काम करे, खूब सारा बजट दिया। फिर उन्होंने मूर्ति भी बनवा दी, पंचतीर्थ। लेकिन फिर भी वो लोग इनको गाली ही देते रहे, और वोट परसेंटेज लगातार भाजपा का घटता रहा, कंटिन्यू घटा है। 2024 में और ज़्यादा घटा है, स्टेट इलेक्शंस में भी घटा है और केंद्र में भी घटा है। अब इनको ये लग रहा है कि अब तो बिल्कुल कोड्डा ही हो जाना चाहिए, सवर्ण तो हमारा कहीं जा नहीं रहा है, ठीक। और ये हमारे ऐसा है कि जो मुस्लिम के परसेंटेज और इनकी परसेंटेज एक सी ही है। अगर ये दोनों के दोनों मिलकर कहीं और चले गए तो वास्तव में यह है कि भाजपा वापस नहीं आएगी। जिस तरीके की जय भीम चल रही है ना देश के अंदर, और जिस तरीके से ये लोग लगातार मुसलमानों की तरफ जा रहे हैं, अगर इन्होंने भाजपा वालों ने हार्डकोर कहीं पे भी अंबेडकर को जरा सा भी निगेटिव कर दिया ना, तो मान के चलो। अच्छा, इन्होंने तो देखो ना, 24 सेक्शन के 70 लगा दिया SC एक्ट में, तब भी इन्होंने इनको वोट नहीं दिया था। नहीं देंगे ना। अंकुर भाई, क्या है कि ये जो पूरा वोट बैंक जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, पूरा बहुत वल्नरेबल है बीजेपी के लिए, बिकॉज ये इन्होंने बीजेपी को वोट देके जिताया तो है, लेकिन कब हरा दें कुछ नहीं पता। बिल्कुल 24 में आप देख सकते हैं ना उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार के घटनाक्रम हुए हैं। बिल्कुल वो उस वोट बैंक ने बहुत बड़ा दंश दिया है इन्हें। हाँ, तो यही रिपीट ना हो, इसी के लिए सारा कोड्डा सिस्टम चल रहा है। पॉलिटिशियन देखो एक ना बहुत पुरानी कहावत है कि अगर आपने कच्ची दीवार बना ली है तो कच्ची दीवार बनने ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में पक्की दीवार को तोड़ना नहीं चाहिए ना। आप वही कर रहे हो। तो क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो लगभग 30% सवर्ण है इस देश में, 29% हिंदू सवर्ण है 2011 का डेटा के अनुसार, उसमें से 15% छिटक गया ना। 15 छोरो, मैं कह रहा हूँ 4% छिटक गया ना, और मुझे लग रहा है वो छिटक चुका है। कम से कम हिंदी, मतलब इनका जो कोर वोटिंग बेस है उसमें, बिल्कुल, तो फिर इनको दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं खाली ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बंगाल में बिहार जैसा कुछ हो जाए। बंगाल में या तो ये बुरी तरह से हारेंगे या बहुत अच्छे से जीतेंगे। इनको विश्वास खाली दिलाना है कि अगर वो हुआ तब तो दे विल कीप पुशिंग दिस अंबेडकर थिंग, क्योंकि उनका फिर लोकसभा भी स्ट्रांग हो जाएगा फिर। बट समझे, बंगाल की कुछ अलग होने वाला है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। कुछ अलग खुल के बोलो, भाजपा आएगी ये बोलो ना, शर्मा कह रहे हैं। भाजपा आएगी तो नहीं, मतलब ये मैं 100% नहीं कह सकता कि भाजपा आएगी, पर जैसे पिछली बार 77 सीट थी, हाँ, इस बार कंसिडरेबल अमाउंट में सीट वृद्धि होगी। मतलब आप कह रहे हैं कि 100 तक तो आ ही जाएगी। 100 नहीं, 100 तो बहुत कम है, 100 बहुत कम है उसके मुकाबले। 125 सीटें तो मैंने हरवाई थी 2021 में। अच्छा, जो IT सेल बोलता है। तो हमके 125 जितवा दो यार। अभी मैं गया नहीं ना, इसीलिए मैंने बोला कि इस बार मैं नहीं जा रहा हूँ। UGC भी हिंदी भाषी प्रदेशों में है, बंगाल में तो नहीं है। हाँ, ये तो यही 4-5 बार तो मैंने पूछ लिया IT सेल वालों को, भाई बता दे, जीतने के बाद साले मत कहना कि देखो UGC कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, पहले बता दो। देखो इसमें ना, अगर हम बंगाल की स्थिति को समझने की कोशिश करें तो बंगाल की स्थिति ये है कि बंगाल बाकी हिंदी राज्यों से अलग है। वो हिंदी राज्य नहीं है, वो बंगाली राज्य है। वो ठीक है, बट हिंदी तो बोलते हैं ना वहाँ के लोग, उनको हिंदी से द्वेष नहीं है। हाँ, उत्तर भारतीय राज्य कह सकते हैं। उत्तर भारतीय राज्यों में तमिलनाडु की तरह नहीं है, तो वो पूर्वी है, तो वो पूर्वी, वो तो पर ठीक है, नॉर्थ और साउथ ही है साउथ इंडिया में। अगर डिवाइड करो तो मैं बोल रहा हूँ, नॉर्थ और साउथ है, वो कोई मतलब ईस्ट वेस्ट तो है ही नहीं, ठीक है। तो अब वहां पे जैसे यूपी में आप देखो तो
एक घड़ी को माना जाता है, कांग्रेस ये सोच के चलती है कि दलित इसको भाजपा को वोट नहीं करेगा। बंगाल में उल्टा है, बंगाल में दलित ओबीसी भाजपा को वोट करेगा। जो वहां का भद्र लोग का है, जो अपर कास्ट है, वो वोट नहीं करेगा, वो कम्युनिस्ट के पास जाएगा या फिर जाएगा किसके पास, ममता बनर्जी के पास। ठीक है, तो अपर कास्ट वहां पे वोट नहीं करता है। अब मुद्दा कहने को तो कह सकते हो कि भैया यूजीसी का मुद्दा तो अपर कास्ट का ही है, वहां का अपर कास्ट क्यों इस चीज को वो नहीं करेगा, तो वहां का अपर कास्ट वोट पहले भी नहीं करता था, अब तो और नहीं करेगा। अब आप उसको अच्छा उस तरह से अगर उन पे प्रभाव पड़े भी तब तो और अगेंस्ट ही जाएगा उनके। तो वो मतलब वैसे नहीं करेगा। बट फिर भी एक तो वहां पे कुछ 91 लाख जो वोट कटे हैं, मामले ही अलग हैं यार वहाँ पे सारे। वो सिर्फ मतलब ये यूजीसी वाला एक एंगल है, बट वहाँ के जो मुद्दे हैं शायद वो मुद्दे अलग हो चुके हैं, वो लोकल है वहाँ। अभी अब पिछले बार के और इस बार के चुनावों की रैलीज को देखो। पिछली बार दीदी ओ दीदी ये सब कुछ चल रहा था, दीदी को टारगेट करने की कोशिश चल रही थी। इस बार ये लोग केवल मुद्दों पे बात कर रहे हैं, जो बिल्कुल एग्जैक्टली चीज इन्होंने दिल्ली में की थी और बिहार में भी की थी। बिहार में तो चलो इनकी सरकार ही थी ना, वो तो मतलब हाँ जो भी है। अब दिल्ली में इन्होंने केजरीवाल को हराया है। केजरीवाल जो 67-68 सीट जीता करता था उसको हराया है। ठीक है, एग्जैक्ट सेम स्ट्रेटेजी। कोई किसी को टोंट नहीं करना है, कोई किसी को कुछ नहीं करना है, केवल आप मुद्दों पे बात कर रहे हो। आप बात कर रहे हो कि बंगाल जहां से गंगा जी निकलती हैं, जहां पे समुद्र भी है, वो फिर भी इतना गरीब क्यों है, वो इम्पोवरिश भी है। वहां पे मछली उत्पादन नहीं हो रहा। बांग्लादेश से आप इंपोर्ट कर रहे हो उसे, बिहार से भी इंपोर्ट कर रहे हो, और उड़ीसा से भी इंपोर्ट कर रहे हो, और बांग्लादेश से भी इंपोर्ट कर रहे हो, तीनों जगह से इंपोर्ट कर रहे हो। ये मुद्दा आप उठा रहे हो, विच इज अ वेरी गुड मुद्दा। अगर आप बंगाल के पर्सपेक्टिव से बात करो तो कितने इंडस्ट्रीज वहां से उठे, पलायन कर गए, कितने वो सारे मुद्दे इस बार उठ रहे हैं। बहुत लोकलाइज ले गए हैं वो इलेक्शन। जितने भी मुद्दे हैं बंगाल के अंदर, वो सारे इस लेवल पे हैं कि देखो ममता दीदी जिस रोड पे चल रही है, ये ममता की अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है। रोड के दोनों तरफ क्या लग रहे हैं, जो जितने भी घर बने हुए रोड की तरफ, उनके छत नहीं है, उनके वो वो लगी हुई है, तिरपाल सी लगी हुई है, डिस्को छप्पर हम लोग बोलते हैं। हाँ, तो वो तिरपाल लगी हुई है वहां पे, और ऐसे ही अपने आप को ढक के बैठे हुए हैं। ये मुद्दा उठ रहा है। अगला मुद्दा क्या उठ रहा है कि ये पीएम मत्स्य योजना जो था, पीएम मत्स्य योजना, उसमें पीएम आता है, इसलिए ममता बनर्जी ने इसको लाने नहीं दिया। असम मछली में सरप्लस हो गया है, ये बिहार मछली के उत्पादन में सरप्लस में चला गया है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है। और बंगाल जहां पे हुबली है, जहां पे समुद्र है, वहां पे मछली वो इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दे हैं ना, बहुत छोटे छोटे मुद्दे हैं। ऐसे ही चुनाव होना भी चाहिए। नहीं, असली तो होना चाहिए। ये कैंपेन लाउड नहीं है। और इन्होंने 2021 का अगर कोई मेरा वीडियो देखे तो उसमें मैंने यही कहा था कि आप दिल्ली में बैठ करके बंगाली भाषा का जो चुनाव हो रहा है वो आप डिजाइन नहीं कर सकते। आपने देखा, you have to trust them। आप वहां की यूनिट को ट्रस्ट करो। आपने ये देखा कि आरजी कर वाला मुद्दा था, जो उसकी माँ को उसको टिकट दिया। अब उसका कैंपेन करने स्मृति ईरानी गई, और उन्हें इतनी फ्लुएंट बंगाली में भाषण दिया, बोलती है। और उसकी माँ बंगाली है ना भाई, स्मृति ईरानी की माँ बंगाली है। तो वहां से आप उसको जो चुनाव हारी हुई है, जिसको कोई पद नहीं है, जो कहीं पे भी नहीं आजकल दिखाई देती, आपने उसको भेजा। वो बहुत अच्छी मैनेजमेंट है। एक बात आपने देखा, योगी को इन्होंने असम चुनाव में शायद नहीं उतारा, एक भी दिन नहीं। शायद बंगाल में भी अभी तक कैंपेन नहीं किया योगी ने। ये असम में तो मुझे जहां तक जानकारी है, असम में तो मामा काफी है, मुझे तो लगता है। नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ कौन काफी है नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि योगी गया नहीं, या उनको भाजपा ने भेज नहीं रही है यार। बाकी लोग साला रॉबर्ट वाड्रा तक को स्टार कैंपेनर बना के उतार लेते हैं, तुम्हारे पास योगी जैसा है, और हिंदी समझते हैं वहाँ के लोग। और नहीं, योगी का भाई क्रेज बहुत है, हिंदी समझे ना समझे, लेकिन क्रेज बहुत है। कर्नाटका में मैंने देखा भाई,
कर्नाटका कर्नाटक में Throughout में, India आंध्र में है, तेलंगाना no में doubt. है, तेलंगाना में है। दिमाग Because of और action. लगा भाजपा का इसी में केरल में मैथिली ठाकुर को भेजा और उसने मलयालम में गाना गाया वहाँ पे लोग भाव विभल के अरे बहुत बढ़िया। तमिलनाडु अच्छा में लगता है लोगों को। तमिलनाडु में इस लड़की का गाना बहुत वायरल हुआ है कोई जो इसने तमिल में वो गाती पहले है गाया। अलग अलग भाषाओं में गाती है, टैलेंटेड तो है ये। सुंदर भाजपा गाती है। वाले बोल रहे हैं ये भाई बढ़िया है। ये बहुत तगड़ी पॉलिटिशियन बनेगी यार, जबरदस्त। इसने जो अभी इतनी सी आयु में जो काम कर लिया है ना, और जितनी इसकी मुझे इसी बात का दुख है गर्वित कि हमारी एक बहुत अच्छी सिंगर पॉलिटिशियन बन गई, जल्दी ये बाद में बनती, मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं नो डाउट, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि हमारे यहाँ की संस्कृति को मुझे- और आगे ले छोड़ेगी, जाती। मुझे नहीं लगा कि छोड़ेगी। छोड़ने की बात नहीं बहुत यार, अच्छी बात है पॉलिटिक्स वैसे भी ये। 24/7 जॉब है सही बात। और अरे सिंगिंग तुम्हारा वो रवि किशन तो फिल्में ही बनाता रहता अरे है यार वो हमारा नहीं है, यूपी का है वो, आपका है। आप भी मेरा यूपी में कैसे बैठे हो। गया भाई? यहीं बैठे मेरा हो। कैसे हो गया? ये पश्चिम स्टार तो हाँ, बन ये गया है। पश्चिम अच्छा वाले- वो यूपी में ही पैदा हुआ है। गोरखपुर का है वो, गोरखपुर बिहार का का है। नहीं है भाई। गोरखपुर मनोज का है। तिवारी भी बिहार का नहीं है। अच्छा नहीं, स्टार तो बिहार के ही है हाँ, वे। नहीं भोजपुरी बोली जाती है, वो चलता है वो उधर तो। अधिकतर जो स्टार है खेसारी है बिहारी, अच्छा पवन सिंह भी बिहार का नहीं, वो बनारस का है, लखनऊ का है शायद। ना, ना, लखनऊ का, बनारस से लखनऊ मैं तो का। लखनऊ का सुना है। और ये निरहुआ सब यूपी का है, ओ बेटे की यूपी का है सब। तुम्हारे यहाँ क्या टैलेंट है? हमारे यहाँ वो है, हमारे यहाँ छैला बिहारी और वो रंगीला गुड्डू रंगीला, गुड्डू रंगीला बहुत गंदा आदमी है यार वो तो। ये है देखो डायमंड स्टार गुड्डू यूपी रंगीला। का है ना पूरा वो बिहार हमारे यूपी में ने संभाल रखा है यार। यूपी का रंपत हरामी भी तो है। अरे बाप रे बाप, साला, उसका कैसेट मैंने सुन रखा है यार। अच्छा। जब स्कूल में था तो कोई बंदा लेके आ गया था, एक जाहिद नाम था उसका, वो सुनाता था ये सब, पता नहीं कहाँ से ला करके। ये तो आरा में पैदा हुआ है कौन पवन सिंह। पैदा हुआ होगा, रहता है यूपी में। हाँ, उसको दिया भी था टिकट, बिहार से ही तो दिया था उसका। अभी खैर आगे चले। बंगाल ईरान कैंपेन से। कितना हो गया भाई? 150। हाँ, अब इसमें 130 हुआ होगा अभी। अरे आधा इतना तो घंटा इन्होंने है कटवा ही हमारे दिया है। मतलब दोनों भाइयों ने कि ये काट देना, बोल तो रहा हूँ पर काट देना। क्या एक लाइन ही तो कटवाई है इसने? नहीं, बाकी 3-4 तो बार उन्होंने बोला है, कटवाया। 3-4 बार बोला है। अब एक इशू जो है वो है ईरान का और यूएस का। उसमें हमने एक सीज फायर भी देखा जो 1.5 घंटे चला, मुझे लगता है वो मुश्किल। हाँ। और पाकिस्तान को आगे किया गया कि भाई पाकिस्तान सीज फायर। अब इनकी आगे ऐसे किया गया जैसे सेक्रेट गेम में होता है ना, हाँ। वो गुरुजी ऐसे आगे कर दिया उसको। हाँ, तुम्हें स्वर्ग के दर्शन कराता हूँ। उसके बाद इनकी गलती ये रही कि अंग्रेजी में उसको दे दिया। तो उसने बाद में जेडी वांस आके बोलता है कि कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया, हमने जो चीजें ईरान के लिए लिखी थी वो ईरान तक नहीं पहुंची, और ईरान ने जो हमारे लिए लिखी थी वो हम तक नहीं पहुंची। पाकिस्तान ने कुछ बीच में जो है ना वो गड़बड़। अब बाकी अब उनकी इंग्लिश तो खुद खा जाते हैं ना वे। वही बोल रहे हैं ना कि पाकिस्तान की इंग्लिश तो माशाल्लाह है एकदम बढ़िया। और उन्होंने ड्राफ्ट ही पोस्ट कर दिया था। साला बताया। ड्राफ्ट में लिखा फॉर पाकिस्तान पीएम। मैं सब लोग यही सोच रहे थे, जस्ट इमेजिन करो कि इंडिया मध्यस्थता करता रहता और ऐसा पोस्ट हो जाता कि हमें मतलब यूएस से भी नहीं आता, हमें हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री का आता कि भाई ये वर्डिंग्स रखनी है और प्राइम मिनिस्टर हैंडल से ये पोस्ट कर। और वो ड्राफ्ट यदि चला जाता तब तो कहता है अरे गोदी में बैठा हुआ ये बुद्धि ये टाइप देख किया। लेना। ऐसे ट्रम्प गोदी में बिठा के हाथ ऐसे करके टाइप करके दिया कि अब इसको पोस्ट कर दो। तो अभी वो बनाया है ना, एआई से बनाया है, ट्रम्प की गोदी में शाबाश शरीफ बैठा है और बोतल पी रहा है दूध की और कह रहा है चल बोल। अरे एक और है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कोकोनट। तो वो बच्चा बोलता है ये क्या ना, शाहबाज शरीफ बोलता है कोकोनटा काका। नहीं, सी फॉर कोकोनट, सी फॉर कोकोनटा काका। ऐसे बच्चे की तरह सिखा रहा है उसको एबीसीडी। अरे यार, और वो विश्व गुरु हो गया कुछ लोगों के लिए, हमारे देश कुछ लोगों के लिए। आकाश पाकिस्तान। बनर्जी ने लिखा है। और एक कौन है,
और भी राणा यूब ने भी लिखाए थे। सबने लिखा आरफा होगा। ईरान को विश्व गुरु सलमान बना रही खुर्शीद है। ने लिखा आरफा ने है, ईरान को बनाया है। पाकिस्तान को नहीं बनाया। सलमान खुर्शीद ने लिखा, कांग्रेस का अरे इस पे पाकिस्तान लिख statement नहीं आ गया सकती इसलिए कि ईरान लिखा है उसने। पाकिस्तान का कांग्रेस का, दोनों तो एक ही हैं, स्टेटमेंट आ गया कि भाई हमने मतलब मल्टीपल गवर्नमेंट्स ने पाकिस्तान को डिप्लोमेटिकली जो आइसोलेट किया और उस पे आपने पानी फेर दिया। अभी बताइए पाकिस्तान जो है वो विश्व गुरु बन चुका है। ब्रोकर, पीस ब्रोकर बन गया है। दलाल। साला हम सोच रहे मल्टीपल गवर्नमेंट्स, हाँ हाँ तुमने कब एफर्ट किया उसको आइसोलेट? तुम साले अमन की आशा चला रहे थे। अमन की आशा, तुम तो इनको एड दे रहे थे 2008 के होने के बाद। नहीं, वो हाँ, मल्टीपल होने के गवर्नमेंट्स बाद। मतलब मोदी की 1 2 और 3। हाँ वही बोला मोदी होगा। 1 मोदी 2 मोदी 3। उनको भी आशाएं मोदी से ही थी कि भाई यही बंदा आइसोलेट कर सकता है। और अभी बता, मुझे ये लगता है कि ट्रम्प ने पर्पसफुली पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान ईरान तो खुद साला लड़ता रहता है। हाँ हाँ उनका टमाटर एक बार बंद कर दिया था ईरान ने, तो बोलता है कि उनके टमाटर नहीं खाएंगे तो क्या हमारी बिरयानी नहीं बनेगी। इस तरह रोते गाते हुए मतलब एक जमाना था, जमाना क्या अभी भी अरे ईरान ईरान मार रहा पे था। जो मारा है इमरान ना, खान के टाइम पे ही वो तो था। पाकिस्तान की तो बेस से मारा है। हाँ पाकिस्तान के बेस से मारा ईरान को। तो और उसको मतलब पीस ब्रोकर भी बना रहा है, तो ये तो समझ से बाहर है। समझ से बाहर की बात नहीं है। बात यह है कि देखो, केवल और केवल हिंदुस्तान के अंदर बुराई है। पाकिस्तान भी पीस ब्रोकर है, ईरान ईरान तो विश्व अच्छा गुरु है है, ही। विश्व गुरु है। और भाई भारत के मुसलमानों की वजह से ईरान भारत को गैस और पेट्रोलियम सप्लाई कर रहा है। अच्छा, केवल मुसलमानों की वजह से, हमास जिन्होंने भी अच्छा 600 है, हाँ हिजबुल्लाह भी सब अच्छा अच्छे हैं। है। केवल भारत में ही, भारत की ही बड़ाई आप इन लोगों के मुंह से नहीं, नहीं सुन इजराइल सकते भी उसके बुरा मुंह। है, इजराइल हाँ, भी बुरा है। हाँ इजराइल तो बहुत ही बुरा है। दोनों, हम दोनों बुरे हैं। इजराइल बुरा है। यहूद और हनूद जो हैं, हाँ हनूद और यहूद। इजराइल जो है उसके, इन्होंने पाकिस्तानियों ने ये कर रखा है ना कि ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं, या मुसलमानों ने कर रखा है कि ये सारे प्रोडक्ट्स बॉयकॉट करो। उसमें पेप्सी का भी नाम है। अच्छा, और आपको एक- पाकिस्तान के लोग ना अपनी वर्दी पे पेप्सी लिखवाए, टोपी पे पेप्सी लिखवाए घूमते टीम रहते हैं। स्पॉन्सर है उसका। टीम अब स्पॉन्सर है आप- उनका। और इससे आगे का सुनो। उसका प्रचार कहाँ करते हैं? उन्हीं ईसाइयों और यहूदियों के प्लेटफॉर्म पे। हमारे उन्हीं यहाँ को यूज पे करते हैं। अबे रिजवान ने क्या किया कि पेप्सी रखी हुई थी उसके सामने, कहते किसी ने कहा कि ये तो पेप्सी तो यहूदियों का है, तो उसने ना उसका लेबल हटा रैपर दिया, हटाया ले तू। और कहा अब पी लेता हूँ। और एक मुसलमान ने इस्लामी अभी behavior। क्या इससे कर आगे का बताऊं? रमजान के दौरान उसने क्या करा, पाकिस्तान में एक वीडियो बना रखी थी। बोले जनाब अब मुझे एक बात बताओ, अभी रमजान चल रहे हैं, हमारे देश के जो हाजी हैं, मुसलमान हैं, उन्होंने 20 रुपए का केला कर दिया 100 रुपए का, पानी की बोतल कर दी है 150 रुपए की, और जो पापे होते हैं, सिवैयाँ होती हैं, उनके 4 गुने 5 गुने दाम बढ़ा दिए। लेकिन यहूदियों ने पेप्सी और कोला पे सारे दाम गिरा दिए और बड़े बड़े पोस्टर बैनर पूरे पाकिस्तान में लगवा दिए। अब मुझे बताओ अल्लाह किसके साथ देगा? ऊपर से क्या है ना, ये तो देखो, हम भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश और ये इधर के मुसलमानों की बात कर रहे हैं, जो कि अपने आप को असली मुसलमान से भी असली समझते हैं। लेकिन जो असली मुसलमान है वो क्या इन्हें कर रहा नहीं है? समझते हैं। वो वहां पर स्टारबक्स की कॉफी दुबई के अंदर नए नए फ्लेवर कौन से लॉन्च हों, ऐसे सेमिनार्स चल रहे हैं। हाँ जी। इस्लाम की तीसरी या दूसरी सबसे पवित्र जगह है, तीसरी पवित्र जगह है, ठीक है। उस मस्जिद के 100 मीटर के बाद बाहर निकलो आप गेट से, अलेक्सा, स्टारबक्स, हाँ स्टारबक्स खुला हुआ है। वहां पे वो असली मुसलमान सब कुछ कर रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि यहूदी प्रोडक्ट और ये और वो ये। यहाँ पे स्वरा भास्कर जैसे जो किसी ने लोग तो हैं ना, यार वो लगे पड़े हैं हलाल ऐसे हलाल पोर्क खिला दिया पूरे के पूरे देश को, कई टन। तुम तो कहाँ कोका कोला पेप्सी पे पड़े हो, बेचारों को पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चलने दिया। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये जो लिस्टें बन रही है ना, ये यहाँ पे बन रही है, यहाँ के व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड हो रही हैं, यहाँ पे कह रहे हैं कि हम तो इनकी खाट गिरा देंगे, खाट की चारों टांगे तोड़ देंगे, ठीक है। वहाँ पे मुसलमान सब कुछ कर रहा है। मुझे तो ये बात बहुत अच्छी लगी। आज रात में एक मैसेज आया, उसका मैसेज नहीं, क्या नाम है इनका, फॉरेन मिनिस्टर है या कौन है, बड़बोला है साला, है तो साला पूरा देसी बड़बोला। उसने बोला कि इजराइल को हम लोग नस्तो नाबूद कर देंगे और बर्बाद कर अब तक देंगे। क्यों बैठे हुए थे हमारा भाई? मतलब 80 साल हो गए। 4-5 उसने पोस्ट, तो नेतन्याहू ने बोला उसके पीएम का हैंडल से,
सुधर जाओ। मतलब पहले एक बार बोल चुका है ना कि पाकिस्तान भी हमारे रेंज में है, मतलब हम ईरान का हम पूरा ये एक्सेस ऑफ एविल जो है बर्बाद कर देंगे इसको पूरा। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, कश्मीरों ने 600 करोड़ रुपए इकट्ठे करे और वो वहां जा ही नहीं पाया। आरबीआई ने रोक दिए, इनसे भी चले गए और वहां भी नहीं जा पाए। बोला कि आप हमारी दवाइयाँ खरीदो, हिंदुओं की दवाइयाँ खरीदो, वो भेज सकते। मेरे ख्याल से और 600 करोड़ वापस नहीं जाएगा अब कश्मीर, नहीं है ना? कहीं नहीं यार जाएगा। वो भाई क्या होल्ड हो गया, हो गया दान, हो गया वो तुम्हारी तरफ से दान हो हो गया। साले नहीं, तुम्हारे बढ़िया हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। अपने घरों से निकाल निकाल के सोना चांदी अरे पीतल, जमीन बेची ये है लोगों ने, फलाना, जानवर ढिकड़ा, बेच दिए। ये साले तुम वहाँ ईरान के लिए दे रहे हो। इन्होंने कहा ये तो भारत का पैसा है, ईरान कैसे जाएगा? ईरान के लोग बात भी नहीं करी उनसे, कोई बीच में मध्यस्थता, कुछ इस तरीके की बात नहीं थी कि जाएगा कैसे। हमें नहीं पता गेटवे क्या है, हमें बस इस्लाम दिखाना है। ईरान आज के तक लोग इन्होंने पहले- भारतीय सेना के लिए करा एक भी पैसा इकट्ठा। अरे ये भाई क्वेश्चन पूछ लिया किसी से? हाँ क्वेश्चन पूछा था ये? काफिरों की सेना के लिए क्यों करेंगे? वही तो, कोई बात वही तो। उसका बयान है जवाहरलाल नेहरू का, पता नहीं अपनी कौन सी बुक में कई लिखी है उसने। एक बुक के अंदर बयान है कि भैया ये जो खिलाफत चल रहा था ना, तो जब ये आज़ादी के आंदोलन के लिए भीड़ जुटानी होती थी, पैसा जुटाना होता था, इनके गांवों से ज़्यादा पैसा नहीं मिलता था। नहीं मिलता। खिलाफत के लिए साला गांव-गांव से इतना पैसा आ गया कि हम दंग रह गए ये देखकर। ये जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक 600 करोड़ कम नहीं होता यार। भाई ये आपने खिलाफत के लिए इतना पैसा इन्होंने जब जोड़ लिया, तभी तो गांधी को लगा कि अरे ये इतने एकजुट हुए हैं, मुझे अपने मेडल वापस कर देने चाहिए। नहीं तो 19 में तो जलियांवाला बाग भी हुआ था। अच्छा उस टाइम मेडल भी वापस किया किसके लिए? नहीं करा था, खिलाफत इसने के लिए। खिलाफत के लिए किया था। बड़ा अच्छा। और नहीं, इन्होंने हिंदुओं को कन्विंस करने की कोशिश करी थी कि तुम खिलाफत में सहयोग करो, हाँ। तो ये तुम्हारा सहयोग करेंगे। गांधी ने क्यों किया इनका? 16 महीने के बाद, मतलब आप ये देखो, जलियांवाला हुआ, उसके 16 महीने बाद ये अनशन पे बैठा और ये कह के कि मैं तो जलियांवाला के लिए बैठा हूं। जो ये खिलाफत वाला मामला था, ये कोई अली ब्रदर्स थे यहाँ के यूपी के, इन्होंने चालू किया था, उस बड़े लेवल पे लेके गए। ये विदेशों में जा रहे थे कि विदेशों से भी हम बाहर जो लीडर्स हैं उनको मनाएंगे, सपोर्ट करो ताकि तुर्की की गद्दी बच सके, खलीफा की गद्दी बच सके। रहनुमा है ठीक हमारे। है, ईरान गया, हाँ। ईरान वाले ने कहा ये हमारा तो मामला नहीं है। जी। टर्की गया, आताउल्लाह क्या नाम था उसका, मुस्तफा कमाल पाशा। मुस्तफा कमाल पाशा, उससे मिला जाके, वो हंसने लग गए क्योंकि वो लोग खुद चाहते थे कि यहाँ पे लोकतंत्र हो। बदलाव हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो कह रहे भाई क्या बात कर रहे हो तुम, ये खलीफा क्या था, वो डेमोक्रेसी चाह रहे थे उस समय वहां पर। मुस्तफा कमाल पाशा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे Right? लीडर हुआ। Right? ट्रम्प के ऊपर प्रतिक्रिया, अभी बहुत सारे लोग, मतलब ट्रम्प के जो घनघोर सपोर्टर थे ना, एलेक्स जोन्स था एक, पता नहीं आपने देखा है उसको कभी कि नहीं। नहीं। इसको देखा होगा, फॉक्स का जो जर्नलिस्ट था टकर कार्लसन, वो था। फिर और इसके जो हार्डकोर समर्थक थे ना, सब बोले साला पगला गया पागल क्या, है ये। एकदम से यार ही वो- पागल हो गया है वो क्या। लीडर भाई उस सन का दिमाग है वो जिस लीडर प्रकार नहीं है की भाई। लीडर तो वो है ही नहीं। बिजनेसमैन है, वो लीडर नहीं है। वो जिस प्रकार की लैंग्वेज का यूज करता हाँ, है तब- ना, तब। वो एक किसी देश के प्रेसिडेंट की, प्रधानमंत्री की भाषा नहीं हो सकती। तब। चाहे आप कैसे भी साला कितना भी सन की दिमाग हो, आपके साथ में कोई बैठा तो होगा जो कहेगा भाई मत लिखो ये, देखो हाँ, लेकिन वो कहता भैया तू भाग जा यहाँ से, वो लिखता खुद उसे। ही लिखता है यार भाई अपनी वो। बेइज्जती खुद ही करवा लेता है। मतलब एक लीडर कैसे कह सकता है कि आज रात एक सिविलाइजेशन को हम खत्म कर देंगे। बर्बाद कर देंगे। हाँ, भाई आज के टाइम में ये तो साले शंगेज खान उस टाइम पे कोई तैमूर शैमूर बोलते होंगे तो बोलते होंगे, आज के टाइम पे नहीं नहीं चलता बोलते है होंगे, आपस में बोलते होंगे, ट्विटर नहीं था ना उस हाँ टाइम। मैं वही कह रहा हूँ, आप साला पूरी दुनिया को लिख के बता रहे हो ये। क्रेजी बास्टर्ड ये सब लिखा जा रहा है, मतलब बड़ा मोदी के बारे में बोला कभी ऐसा? WWE की ऐसा तो लैंग्वेज, नहीं बोला। मोदी को फ्रेंड बोलता है। हाँ फ्रेंड बोलता है कि WWE की वो लैंग्वेज मानता यहाँ नहीं पे है और use ये कर है रहा वो पता नहीं साला क्या। सही कह रहे हो, WWE ज्यादा देखता है फिर वो। अरे पहले एक बार उसका लड़ा था जाता उसमें था जाके, ना उसमें जाता था, उसका फ्रेंड है वो विंस मैकमैन। हाँ विंस मैकमैन जो है उसका फ्रेंड है काफी अच्छा, तो जाता था। एक हार्ले डेविडसन वाला फ्रेंड है उसका, उसकी बड़ी वकालत करता है कि अरे टैक्स घटा है जो हमारा हाँ हाँ हाँ, इंडिया में जब आ रहा था तो बहुत वो बोला था मोदी को हार्ले डेविडसन के लिए। खैर, तो 2 साल 3 साल झेलना है झेलो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं ये ना आने भाई। वाला है। साइको सनकी बंदे का कुछ नहीं कर सकते यार। क्योंकि मैं जब इसका 2016 का इनॉग्रेशन स्पीच मैंने सुना ना, मुझे लगा 16 में ही आया था ना, हाँ 16 से 20 रहा था, मुझे लगा इससे ज़्यादा सेंसिबल स्पीच मैंने
बहुत कम सुना है किसी राष्ट्राध्यक्ष का इनॉग्रेशन पे। उसमें उसने वॉर को लेके जो बात मेनली बोली, तो उसको लेकर के कि हमारे बच्चे बाहर का युद्ध क्यों लड़ रहे हैं, हाँ, हमें क्या मतलब है दुनिया साला क्या कर रही है नहीं कर रही है। ये इसने 24 में भी बोला था। 24 में भी हाँ सिमिलर टाइप प्रॉब्लम। इलेक्शन 16 से पहले। हाँ 16 का इनॉग्रेशन स्पीच है उसका कि आवर यंग मेन एंड वुमेन आर डाइंग ऑन फॉरेन लैंड्स, हमें नहीं लड़ना है भाई ये लड़ाई। और एक्चुअल में उसने वापसी करवाई थी बहुत सारा। और मैं 16 से 20 के लिए तो कहता हूँ कि उसको एक्चुअल में ही डिजर्व नोबेल पीस प्राइज। उसने कई शांति 16 से वो 20 करवाए का। हैं। उसके बाद ये अभी जो आया है, पहला साल तो लग रहा है ठीक चला इसका, लेकिन उसमें मिला नहीं ना इसे नोबेल। फीफा का मिला ना पीस प्राइज उसको, फीफा पीस प्राइज उसको मिला। उसके बाद तो अब तो पहले बोला भी कि मैंने 9 युद्ध रुकवा दिए, हर सप्ताह एक युद्ध या हर महीने एक रुकवा रहा था। और उसके आज जो इसने मदुरो के साथ किया, फिर जो ईरान में कर रहा है, ईरान में B2 बॉम्बर मारा था उस वक्त। मतलब ये तो लग रहा है कि खोज रहा है और खुल्लम खुल्ला बोल रहा है कि नहीं एक रिजीम चेंज चाहिए। भाई कि तुम हो कौन, सही बात है, तुम कौन? तुमको किसने दे दिया ये पावर की रिजीम चेंज चाहिए? और फिर तुम धमकी दे रहे हो अब हम सिविलियन इंस्टॉलेशन पे मारेंगे, जो वॉर क्राइम है। और उसको पूछ रहा है कि ये तो वॉर क्राइम, बोलता है कि नहीं मानता मैं ये सब। सही बात है, अमेरिका का प्रेसिडेंट थोड़े साला वॉर कर, ये छोटे देशों के लिए यार, बिल्कुल, इनके ये लिए थोड़ा ना। इंडोनेशिया माने और ग्रीनलैंड बाकी माने। साला चीन वाला थोड़े वॉर क्राइम। तुम शी जिनपिंग को प्रोसिक्यूट कर लोगे इसके लिए, ये क्या बात हुई भाई? और रो भी रहा है ट्रम्प कि साउथ कोरिया ने मदद नहीं की, वहाँ 40,000 हमारे सोल्जर्स हैं, जापान ने मदद नहीं की, हमारे नाटो ने नहीं की। क्या नाम था उस लड़की का जो उसका तो पूरा मुद्दा ही ये था, तुलसी गबर्ट। उसका पूरा मुद्दा ही ये था कि भाई हम दूसरे देशों में जा जाके अपने फौजियों को क्यों मरवा रहे हैं। उसने पूरा इलेक्शन उस बात पे उसको हटाने वाले हैं शायद अब। हटाएंगे ही भाई, उसका पूरा मुद्दा ही ये वो था। खुद ही अरे हट साला, जाएगी। ये इस तरीके से काम कर रहा है ट्रम्प। तो सनकी आदमी है, सनक चुका है और बिल्कुल क्या करने वाला है भाई पता नहीं। साला मेरे को तो सबसे ज्यादा दुख ये होता है कि साला शेयर मार्केट की ऐसे हो जाती है। शेयर मार्केट ने उसने उसका सऊदी का जो क्रूड का पाइपलाइन है शायद ईस्ट से वेस्ट या नॉर्थ से साउथ कुछ मेन पाइपलाइन, उसको डैमेज किया है और मारे गए। वो क्या करे, क्यों नहीं करे? उसके रेंज में साला जो है मारेगा, उसको मारेगा भाई। ऊपर से क्या है ना, देखो आप ईरान जैसे, ईरान कोई वेनेजुएला तो है नहीं, आप उतरे और कर दिया काम, ठीक है। आप ईरान आई थिंक भारत से थोड़ा ही छोटा है साइज में, बहुत बड़ा देश है ईरान। ऊपर से क्या है कि जैसे इधर क्या है, अफगानिस्तान में पहाड़ियां ज्यादा है ना, वैसे ही ईरान भी पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है। आप करीब 60% ईरान में जो है वो पहाड़ियां हैं। तो बाकी क्षेत्र जो है उसमें आप कुछ कर सकते हो, पूरे ईरान में तो आप कुछ नहीं कर सकते। ईरान में छुपने की जगह, और ये अगर तुमने फौज उतार दी जैसे आपने अफगानिस्तान में उतारी थी कभी, तो आपको लेने के देने ही पड़ने वाले हैं, ठीक है। और ईरान को हराना इसी कारण से बहुत दुष्कर काम है। ऊपर से क्या है, ईरान के पास अपने आर्म्ड फोर्सेस, अपनी टेक्नोलॉजी, ड्रोन, स्वनिर्मित हथियार है उसके ये पास। हैं। और ईरान का ड्रोन पूरी दुनिया यूज करती है। ऐसा नहीं है कि अफगानिस्तान के जो ये तालिबानी थे, हाँ, ये कुछ नहीं था उनके हाँ, पास ये जो छूटे हुए हथियार हैं आज की डेट में वो यूज कर रहे हैं। उनके पास कुछ नहीं था, फिर भी 20 साल बाद आ गए। राइट। अमेरिका की तालिबान से लड़ने गया था और फिर तालिबान जब आया तो चला गया। साला गजब, क्या लड़ाई लड़ रहे, वियतनाम ने तुमको पेल दिया साला। कौन सा युद्ध ये लोग जीते हैं इतने साल? ईरान में इन्होंने क्या करा ना, पहले तो जो एनजीओज और ये सब थे ना, ईरान की जनता को उस तरीके से मोबिलाइज किया इन्होंने। वहां की सरकार ने उन्हें मारना भी शुरू किया। वही ये रिवॉल्यूशन हाँ, 10-12 हजार को मार दिया। हाँ, तो ये चीज ईरान की सरकार ने गलत करी, पहली चीज तो ये है। हाँ ठीक है। हाँ, और फिर उसका बहाना मार के इन्होंने कर दिया। लेकिन लेकिन गलत फहमी में रहा। वो गलत किया तो तुमको अधिकार थोड़े है कि अमेरिका इसी गलत फहमी में रहा कि हम मार देंगे इनको, रिवॉल्यूशन हो जाएगा सड़कों और ये जो है एकदम घुटने टेक देंगे और जो है हम रिजीम पूरा यहाँ का चेंज कर देंगे। इसको ये लगा था। देखो रिजीम चेंज, तहरीर स्क्वायर सोच रहे थे, ये तहरीर स्क्वायर नहीं है ये भाई। हाँ, रिजीम चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि रिजीम चेंज नहीं होगा, बट वो वहां के अपने रेवोल्यूशन से होगा। एक्चुअली में ये देखो क्या है, ये एक बार पहले कर चुके हैं इस काम को 1953 में। वही अमेरिकन ने कर दिया था, ठीक है। लेकिन तो उनकी
यही था कि इस बार भी हम कर देंगे। भाई टाइम बहुत बदल चुका है। और उनको उस बार का अनुभव भी है ना अनुभव ईरान भी को है। कि हमें करना क्या है इसके बिल्कुल, बाद, हमें क्या करना है भाई, हमें अपना। और अब स्थिति ये हो गई है कि पहले जो फ्री था हॉर्मुज, अब बोल रहा है 1 मिलियन पर शिप हम लेंगे, 1 या 2 मिलियन बोल रहा है पर लेगा ही शिप। वो तो। ठीक है, पहले बोल रहा था यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो नहीं करो, नहीं करने देंगे। अब वो अपने टर्म्स में मांग रहा है कि हमें करने दो, क्योंकि उसको अब नेसेसिटी है कि भाई परमाणु नहीं रहेगा तब तो कोई भी मुंह उठा के साला ऐसे पेल के हमें चला जाएगा। नॉर्थ कोरिया काहे कोई कुछ नहीं उखाड़ रहा है, उसका है कि भाई हमारे पास है। अब बीच में वो परेड भी करवा देता है, भले वो एल्युमिनियम का सिलेंडर ही चढ़ा के परेड करवाता हो, लेकिन दिखाता है इसमें परमाणु बम है। और तो पाकिस्तान हर बार नहीं कहता साला चूजा चूजा बोलता है, दीपावली पे जलाने के थोड़े रखे हम परमाणु बम, हम पे सबसे ज्यादा परमाणु और बम भाई है। उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि भारत को भी एक बार सोचना पड़ता है पेले कि नहीं मार पेले। दिया भाई तो। सोचो सही बात है। हाँ। वो तो पागल आदमी है। आपका तो बनारस तक पूरा भारत गया, वो तो पागल आदमी। बिहार बच जाए क्या? नहीं, बिहार भी नहीं बचेगा। साउथ ही बचेगा बस, वो किरणें जाएंगी वहां तक। साउथ ही बचेगा बस जिंदा। हम लोग कहाँ जाएंगे यार? आप तमिलनाडु चले जाओ। तमिलनाडु। अच्छा, जय पेरियार नेहरू करते जी कितने ग्रेट थे यार। वो जो बम थे ना, जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरे थे, वो बच्चे थे। हाँ, आज की डेट में जो हैं वो जो हाल मचाएंगे ना, उसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, लेकिन इतना रखना पड़ेगा कि इंडिया को प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। अगर मान लो कि हमारा इतना एरिया जाता है तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बर्बाद ही हो जाए, खत्म हो जाए। वो पाकिस्तान तो बचेगा ही पाकिस्तान नहीं। तो भाई बचेगा ही उसको फर्क नहीं पड़ता ना इस बात से कि हम बचे कि नहीं, वो तो अल्लाह अकबर बोल के खुद फट जा रहा है भाई। हाँ, उसको उसको क्या चाहिए, फर्क? जन्नती लोग हैं भाई। हमें और आपको फर्क पड़ रहा है कि यार हमारे बच्चे हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, वैज्ञानिक बनेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अब ईरान की जनता और खासतौर वहाँ की महिलाओं को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा अब। झेलना या पता नहीं। हाँ, बोला तो जा रहा है कि उससे भी घटिया रिजीम जो है वो, हाँ उसका बेटा तो और बदला और ज्यादा वो। हाँ हाँ, तुम लोग मेरे बाप का फोटो जला के सिगरेट पी रही थी। आओ सिगरेट सिगरेट ही बैन। हाँ, सिगार पिलाते हैं तुमको भी। आओ अब ये होगा, अब ये होगा वहाँ। अफगानिस्तान में क्या था कि जब अमेरिका आया तो हाँ, इन्होंने थोड़ी सी छूट का मजा लिया था, पर उसके बाद में तो उन्हें भागना पड़ा। और नहीं तो उससे पहले जितनी खुली घूम रही थी वे सारी की सारी एकदम डबल बुरके में आ गई। हाँ, डबल बुरके में बॉलीवुड अफगान जलेबी गाना बना दिया उसी चक्कर में। मासूम पड़े। लेकिन अब ईरान की जनता नहीं, वही जैसा पश्चिम बंगाल में होता है हर इलेक्शन में, वो जनता सोचती है भाजपा आ जाएगी, बच जाएंगे हम, लेकिन वो फिर इतना मारकाट ज्यादा मचती है ना भाई पोस्ट इस इलेक्शन। बार अभी तक नहीं मची है। कहाँ नहीं तो पहले प्री भाई अभी आर्मी पड़ी है। 4-5 को उठाया भी है इलेक्शन कमीशन ने, ये भी किया है कि जो विच इज अ वेरी गुड साइन। थोड़ा वो कर रहे थे, बट प्रश्न है कि इज दैट अनफ, वो कन्विंस कर पाएंगे? आई थिंक इस बार ये अपनी पूरी सेना काफी पड़ी है ना वहाँ। इस बार ये अपनी पूरी सेना में सावधानी। तो पिछले बार एक विधायक खुल्लम खुल्ला बोला 2024 में कि मुखिया टीएमसी का, जिला परिषद टीएमसी का, विधायक टीएमसी का, सांसद टीएमसी का, मंत्री टीएमसी का। ये फोर्स तो 3 महीने बाद चली जाएगी, उसके बाद कौन बचाएगा तुम्हें? नहीं, फेयर इलेक्शन की बात सोच रहा हूँ मैं तो। फेयर इलेक्शन हाँ है अभी, कि एक भी बूथ से अगर आया कुछ गलत हो रहा है, क्योंकि मैंने जो बात बोली थी मान ली वो इलेक्शन कमीशन ने। मैंने बोला था सीसीटीवी हर का रखो और क्लाउड बेस्ड कर, क्लाउड बेस्ड रखो, वो साला स्ट्रीम हो रहा है, कोई भी देख के रिपोर्ट कर दे कि यहाँ पे गलत हो रहा है, ये सब कर देंगे। प्लस रेंज में रखो बूथ को, ये सब हुआ है तो ये बढ़िया हो तो रहा है, बट प्रश्न वही है, इज दैट एनफ कि इससे भद्रलोक मानेंगे क्या? और ईसीआई ने जो खुला था, हम कहा है कि हमने टीएमसी को बोल दिया है, बहुत बेकार ट्वीट था ये वो। तो नहीं करना चाहिए था ये ना। मतलब उससे क्या है, इन लोगों को और वो मिलेगी। अनप्रोफेशनल। तुमने विश्वास दिला दिया कि मतलब हम लोग कहते नहीं स्वायत्त संस्था, अब कैसे कहोगे स्वायत्त संस्था है भाई? ये क्या बात चल रही है? सही बात है। खैर चलिए मित्रों, समापन करते हैं जी। आप लोग का जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम, नमस्ते।